तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही रिकमेंडेड और एक बहुत ही अच्छी वीडियो जो आपको भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देगी और बहुत अच्छी नॉलेज देगी। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और जल्दी से हम बढ़ते हैं इसकी न्यू वीडियो पे। डैट इज बेसिकली बायो फर्टिलाइजर्स एंड वर्मी कंपोस्टिंग। बायो फर्टिलाइजर एंड वर्मी कंपोस्टिंग की अगर हम बात करें तो लेट्स बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे हम आते हैं बायो फर्टिलाइजर्स पे। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर एक ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो बेसिकली सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब वो सॉइल को फर्टिलिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं? तो बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है बायो फर्टिलाइजर्स। मतलब बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फर्टिलाइजर मीन्स फर्टिलाइजेशन, जो बेसिकली सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो बेसिकली क्रॉप्स की एनहेंसमेंट और उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और उनकी बेसिकली क्या करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ये बेसिकली उनके डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्रॉप्स में जो होते हैं ना, बेसिकली क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट्स के लिए ना न्यूट्रिशंस बहुत जरूरी होते हैं और जिसके लिए बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्वायर करने के लिए या फिर एब्जॉर्ब करने के लिए क्रॉप्स को एक एक्सटर्नल एजेंट्स की या फिर एक नई मटेरियल की जरूरत होती है जो बेसिकली उनको ईजिली डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को छोटी छोटी फॉर्म में तोड़ के दे, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्लांट्स को ईजिली एब्जॉर्ब करने में हेल्प करे। तो ऐसे ही हेल्प करते हैं उनके फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर। जिसकी हम बात करें तो बायो फर्टिलाइजर नथिंग बट अ फर्टिलाइजर दैट इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज एडेड टू अ सॉइल टू सप्लाई एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, जिसकी हम बात कर चुके हैं। केमिकली सिंथेसाइज्ड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर द वाइडली यूज्ड। आजकल बात करें तो फैक्ट्रीज में या फिर कहीं जगह केमिकली जो सिंथेसाइज होते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट वो ऑर्गेनिक नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है वो हेल्प तो करते हैं क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में, लेकिन साथ साथ टॉक्सिसिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ पीएच वैल्यू, उनकी जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं और जो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता है और जो उनको पार्शियल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है। पार्शियल मतलब कभी भी कंप्लीटली न्यूट्रिएंट फुलफिल नहीं होता, हमेशा पार्शियल न्यूट्रिएंट ही मिलता है उनको। तो इसलिए आज हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर उनको कंप्लीट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और कैसे देता है वो आज हम बात करने वाले हैं। फर्टिलाइजर्स एनहांस द क्रॉप फील्ड बाय 30 to 50%। क्रॉप के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसे हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं वो बेसिकली क्रॉप की यील्ड को 30 to 50% तक क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और प्रोवाइड माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट टू द एग्जॉस्टेड सॉइल। और जो एग्जॉस्टेड सॉइल मतलब जो सॉइल ऑलमोस्ट खराब हो चुके हैं, लेकिन उनमें भी अगर हम बायो फर्टिलाइजर डालें और न्यूट्रिएंट मीडियम्स डालें, न्यूट्रिएंट मीडियम यानी कि एक ऐसा मीडिया जो उनको न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करे, लेकिन हमने वहाँ नहीं डालना। न्यूट्रिएंट मीडिया मेरे कहने का मतलब वो नहीं कि जो लैबोरेटरीज में हम यूज़ करते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब ऐसा मीडियम जो उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे, जैसे कि वाटर, जैसे कि बायो फर्टिलाइजर्स, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो वो वाले पेस्टिसाइड नहीं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हम अब बनाएंगे। हमारी ये कंपनी भी खुलने वाली है, ऑफकोर्स स्टार्टअप कंपनी, जिसमें हम ये सब मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और धीरे धीरे करेंगे। तो प्लीज़ आप इसे भी सपोर्ट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, रेमेडीज बायोटेक नाम के यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट करना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आर नेशन इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। हमारे नेशन को अगर हम जाने तो हमारा नेशन जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारी जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहाँ पे हर टाइप पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं और एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए भी बहुत अच्छा नोन है हमारा इंडिया। वी हैव अ वेरी फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन आज बहुत फास्ट ग्रो हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे पेस पे। देयरफॉर फार्मर्स आर फोर्स्ड टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स। हुआ क्या कि ब्रिटिश के टाइम पे पहले क्या होता था, ब्रिटिश के टाइम पे स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में करेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत अच्छे से करेंगे, आपको सब याद हो जाएगा अच्छे से। और ये बहुत ही ईजी और सिंपल वे में कराऊंगा आपको। ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करना इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर हो और रिकमेंडेड हो यूट्यूब की तरफ से कि बेसिकली ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। हुआ क्या, पहले के टाइम पर ब्रिटिशर्स के टाइम पे ना पॉपुलेशन एक लिमिटेड टाइप की थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो लिमिटेड पॉपुलेशन थी उसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले कहा कि फार्मर्स को क्या हमारे लिए क्रॉप्स उगाओ। तो जब फार्मर्स सिंपल और कल्चरल मेथड से क्रॉप उगाते थे तो वो बिल्कुल सूटेबल अमाउंट में ग्रो होती थी और अच्छे अमाउंट में होती थी, नो टॉक्सिसिटी एट ऑल। बट अगर हम बात करें कि धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो होने लगी तो उनको टाइम लगने लगा बहुत ज़्यादा और उनके फुलफिल रिक्वायरमेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में बहुत टाइम लग रहा था उनको, कि वो क्रॉप उगा नहीं पा रहे थे। तो हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने उनको फोर्स किया, फार्मर्स को फोर्स किया कि आपको क्या करना है, आपको ये बायो फर्टिलाइजर्स तो छोड़ दो, अब उन्हें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करके क्या बनानी पड़ी, क्रॉप्स उगानी पड़ी और डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर केमिकल्स को यूज़ करके उन्होंने वो क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो क्रॉप्स हैं वो उग तो पा रही थी, लेकिन उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिसिटीज़ और हेल्थ इश्यूज़ और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ के मैटर्स बहुत ज़्यादा सामने आने लगे। ग्रोथ मतलब क्योंकि ग्रोथ रुक रही थी और नेगेटिव अमाउंट ऑफ ग्रोथ की वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं सोचा और फार्मर्स को फोर्स किया कि केमिकल फर्टिलाइजर से उगाओ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। द फूड विच कम्स फ्रॉम द फार्म टुडे इट्स नॉट 100% सेफ फॉर कंजप्शन। हमें पता है कि बेसिकली जो फूड आता है फार्म से
वो 100% सेफ नहीं है कंजप्शन के लिए। एज अ फार्मर्स आर यूजिंग लॉट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, हमारे फार्मर्स जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं। आज हम अवेयर हैं उनके एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से कि जो केमिकल फैक्टर्स हैं उनके केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो कितने ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रहे हैं एनवायरमेंट पे भी और हमारी हेल्थ पे भी। केमिकल फर्टिलाइजर्स व्हेन अप्लाइड ऑन द फार्म डू नॉट गेट कम्प्लीटली यूज्ड बाय द प्लांट। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो जब हम प्लांट में उगाएं या फिर प्लांट के लिए यूज़ करें तो वो 100% एफिशिएंट नहीं होते, 100% कम्प्लीटली यूजेबल नहीं होते। सो द रिमेनिंग गेट्स वॉश्ड अप, और क्योंकि वो लीच हो जाते हैं, लीच मतलब कि बेसिकली सॉइल में एब्जॉर्ब तो हुआ ही नहीं और पानी के साथ साथ साइड में धुल गए, तो उन धुलने की वजह से क्या होता है कि जो रिमेनिंग होते हैं ना वो वॉश अप हो जाते हैं एंड मिक्स विद द ग्राउंड वाटर, और क्योंकि वो नीचे मिट्टी में चले जाते हैं और कुछ साइड में धुल जाते हैं, साइड में धुल जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो पोर्स के कांटेक्ट में आने से सॉइल की फर्टिलिटी को भी खराब करते हैं। पोर्स मतलब कि जो सॉइल के पोर्स होते हैं ना, जो बेसिकली उनको क्या करते हैं फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको फर्टिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते और वो लिटरल अमाउंट में रूट्स को भी डैमेज करते हैं। और होता क्या है कि वो ना ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर और डिफरेंट टाइप का जो लैंड वाटर होता है उसे भी पोल्यूट करते हैं, मेकिंग इट हाईली पोल्यूटेड और अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, और उसे हम पी भी नहीं सकते। केमिकल फर्टिलाइजर जब मिक्स होते हैं एग्रीकल्चर सॉइल के साथ वो हेल्दी माइक्रोब्स को भी किल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नाम क्या है उनका, पेस्टिसाइड्स और माइक्रोब्स। तो फर्टिलाइजर्स है ना, केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स नहीं कभी डिफरेंशिएट करते हैं कि हेल्दी माइक्रोब कौन सा है और बैड माइक्रोब कौन सा है। तो क्या करते हैं कि वो बैड माइक्रोब के साथ साथ केमिकल या फिर हेल्दी माइक्रोब्स को भी किल कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नेचुरलिटी होती है हमारे सॉइल में, नेचर होता है यानी कि नेचुरल सॉइल होता है वो भी डैमेज हो जाता है और वो सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर देता है। रिसर्चर आज के कॉन्सेप्ट पे आए बायो फर्टिलाइजर कॉन्सेप्ट पे, जहाँ फर्टिलाइजर्स में क्या, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में क्या सोचा साइंटिस्ट ने कि बायो फर्टिलाइजर के ऐसे सब्सटेंस है डेट कंटेन लिविंग माइक्रोब्स। मैंने आपको पहले बता दिया कि बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड फर्टिलाइजर मीन्स क्या होता है, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस दैट प्रोवाइड फर्टिलिटी टू द सॉइल। वो क्या हो सकता है, जब हमें पता चला कि बेसिकली जो नेचर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स हैं, गुड माइक्रोब्स, गुड फंगस, जो बेसिकली क्या करते हैं प्लांट्स के साथ एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं या फिर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप क्या करते हैं फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स को पानी देते हैं और प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, है ना। हम प्लांट्स उगाएं तो हम प्लांट्स के लिए म्यूचुअलिस्टिक है और प्लांट्स हमारे लिए म्यूचुअलिस्टिक है, क्योंकि हमें प्लांट से ऑक्सीजन चाहिए। बस वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है कि कुछ एल्गी और फंजाई, जैसे कि लाइकन्स का एग्जांपल लें तो लाइकन्स में क्या होता है कि एल्गी जो होती है वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस करके फंजाई को फ्रूट देती है, खाना देती है, फूड देती है। लेकिन अगर हम बात करें फंगस की तो वो एल्गी के लिए क्या करते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मिनरल्स जो एब्जॉर्ब करते हैं वो ये जो अर्थ में प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, उन्हें एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो दोनों के लिए रिलेशनशिप होगी, एक ने उसको खाना दे दिया, दूसरे ने उनको न्यूट्रिएंट दे दिया, तो होता क्या है दोनों म्यूचुअलिस्टिकली रहते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बिना वो जी नहीं सकते। तो वैसे ही होता है ये बायो फर्टिलाइजर में बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिस्ट ने यूज़ किया फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में, फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में। कैसे? Substance which contain living microorganisms which when supplied to the plant surface or seeds or soil, सीड को अप्लाई कर दिया, सरफेस को अप्लाई कर दिया, प्लांट के सोइल को अप्लाई कर दिया, वो क्या करते हैं राइजोस्फीयर। आपको राइजोस्फीयर क्या आ गए, राइजोस्फीयर क्या कुछ नहीं होता, राइजो मीन्स रूट्स और स्फीयर मीन्स उसका एरिया, मतलब कि ऐसा एरिया जो रूट्स को क्या करता है, रूट्स के अंदर होता है। ये मेरी उंगलियां रूट्स है और ये ज़मीन के अंदर गड़ी हुई है, तो ये ज़मीन के अंदर गड़ी हुई जो स्फीयर है, जो सरफेस है या रूट का जो सरफेस है, ये रूट का सरफेस क्या करता है कॉलोनाइज कर देता है। वो क्या करते हैं गुड बैक्टीरिया और गुड माइक्रोब्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करते हैं रूट का जो सरफेस होता है उसे घेरना शुरू कर देते हैं और क्या करते हैं या फिर वो उस प्लांट के अंदर चले जाते हैं और इन द इंटीरियर ऑफ द प्लांट एंड प्रमोट्स द ग्रोथ। और वो क्या करते हैं जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, सॉइल में से अवेलेबल पे आते हैं प्लांट को, वो सब इन अ नेचुरल वे, जिसकी वजह से क्या होता है प्लांट की ग्रोथ होती है और हमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट की तरफ से भी और बहुत अच्छा प्लांट को ग्रोथ मिलती है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है प्लांट की तरफ से। अगर हम इसे साइंटिफिक वे में करें तो बायो फर्टिलाइजर कंटेन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेन करते हैं विच व्हेन अप्लाइड टू द सॉइल, जो सॉइल में अप्लाई होते हैं तो वो राइजोस्फीयर को क्या करते हैं कॉलोनाइज कर लेते हैं। जो वो होते हैं ना मिट्टी, उस मिट्टी के एरिया पे जहाँ रूट्स होती हैं, जहाँ जड़ें होती हैं उसकी, वो क्या करते हैं उसे कवर कर लेते हैं, वो उसे क्या कर लेते हैं घेर लेते हैं और क्या करते हैं और प्लांट के अंदर भी चले जाते हैं और क्या करते हैं एक आयनिक बैलेंस, एक पीएच वैल्यू क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट के अंदर जाके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को क्या मिलती है अच्छी ग्रोथ मिलती है। अब आप कहोगे कि इसका स्कोप क्या है बायो फर्टिलाइजर्स का, आज के टर्म में बहुत कॉमन है भाई, जो आप कर रहे हो इसका स्कोप क्या है, क्या कर पाओगे, क्या लोगे आप इसमें। आज हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर के स्कोप की इंडिया में क्या है। तो
ड्यू टू द राइजिंग कॉस्ट ऑफ केमिकल फिक्स नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। अब जैसे जैसे क्रॉप बढ़ रही है वैसे वैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की क्या कर रही है, ग्रोथ भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। तो उससे क्या हो गया, डिमांड जिसकी ज़्यादा तो कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा, यानी कि ड्यू टू द राइजिंग कॉस्ट, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की, जो हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं है। एंड द मैसिव इनपुट फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट, और उसके जो इनपुट्स, उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स एक्वायर हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी बहुत अर्जेंट हैं, उसकी भी कमी हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी ज़रूरतें भी बहुत है लेकिन उनकी कॉस्ट भी बहुत है, जिसकी वजह से बायो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है कि हमें बायो फर्टिलाइज़र का अल्टरनेट चाहिए, कि हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का अल्टरनेट चाहिए, तो वो बायो फर्टिलाइज़र हो सकता है, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत है। वी हैव मैनी हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर सॉइल विच हेल्प इन सप्लाइंग द न्यूट्रिएंट्स इन द नेचुरल वे। अगर हम बात करें तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, विच हेल्प इन सप्लाइंग द न्यूट्रिएंट इन द नेचुरल वे। ठीक है, उन्हें नेचुरल वे में, देखो ऐसा है, मैं यहाँ पे हूँ और मैं किसी के साथ रह रहा हूँ, तो मैं उसको घर प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो मुझे रेंट दे रहा है, तो उससे क्या होगा, मेरे पैसे की जो नीड है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, और उसको घर चाहिए वो भी मैं दे दूंगा उसे। तो ठीक है, तो हम दोनों नेचुरल वे में है। अब इसी चीज़ को हम बैक्टीरिया से कंपेयर करें तो एक बैक्टीरिया है वो प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है और प्लांट उसको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए रह रहे हैं, तो क्या हम उसे फील्ड में यूज़ कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं। which help in supplying the nutrient in the natural way. We just need to understand the role of them specifically. हमें बस उसके रोल को अंडरस्टैंड करना है कि उनकी जो नेचुरल वे है वो कैसी है, एंड जस्ट इंक्रीज देयर इनोकुलेशन पॉपुलेशन। ठीक है, हमें उसे इनोकुलेट करते रहना है, पानी देते रहो, उसे बैक्टीरिया देते रहो, बायो फर्टिलाइजर सप्लाई करते रहो, उससे क्या होता है, कॉलोनी बन जाती है बैक्टीरिया की, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, उस रूट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, और वो प्लांट के अंदर कंबाइन होके उसे प्लांट की ग्रोथ में यूज़ होता है। तो हमने उसकी लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब नहीं किया और उसे हमने अपने मतलब के लिए भी यूज़ कर लिया, तो वो किसी नेचुरल वे को इफेक्ट भी नहीं कर रहा और नेचर भी उसे सपोर्ट करेगा। ठीक है, करो तो कुछ ऐसा करो जिसमें नेचर भी आपको सपोर्ट करे। These microbes also help in reducing the harmful pathogens present in the agricultural soil. ये जो माइक्रोब्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, हार्मफुल पैथोजेंस को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनसे लड़के उनको वीक बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डेड हो जाते हैं अल्टीमेटली प्रेजेंट इन द एग्रीकल्चरल सॉइल, विच इन टर्न रिड्यूसेस द प्लांट डिसीजेज, और वो प्लांट के डिसीजेज होने को भी रोकते हैं, रिजल्टिंग इन द लेस नीड ऑफ हार्मफुल पेस्टिसाइड, और उसकी वजह से हमें हार्मफुल पेस्टिसाइड्स भी नहीं चाहिए। ठीक है, ऑल्सो मेक अवेलेबल द न्यूट्रिएंट्स इन सिंपल फॉर्म। बिल्कुल हमें कुछ नहीं चाहिए, केमिकल पेस्टिसाइड जो काम कर रहे थे उससे भी बहुत अच्छा काम बायो फर्टिलाइजर्स कर रहे हैं, जो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बेसिकली प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उनको ईजिली क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना सिंपल फॉर्म, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट उसे इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। आपको कुछ नहीं, आपको बेड पे बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, आपको बेड पे बैठे बैठे ब्लैंकेट्स मिल रही है, आपको बेड पे बैठे बैठे खाना मिल रहा है, आपको बेड पे, मतलब एक पूरा कंफर्ट जोन है। तो बस वही प्लांट भी है, एक पूरा कंफर्ट जोन मेंटेन किया हुआ है बायो फर्टिलाइजर ने उनके लिए, जिसकी वजह से प्लांट को कुछ नहीं करना, सब कुछ बायो फर्टिलाइजर करेंगे, प्लांट को बस उसे एब्जॉर्ब करना है और ग्रोथ के लिए यूज़ करना है और बायो फर्टिलाइजर को जगह देनी है। तो बायो फर्टिलाइजर्स उनकी जगह ले लेंगे, मतलब शेल्टर्स, प्लांट्स को शेल्टर्स के फॉर्म में यूज़ कर लेंगे, और जो प्लांट के लिए जब फूड बनेगा बायो फर्टिलाइजर्स उसको यूज़ कर लेंगे, और क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स भी यूज़ कर लेंगे। तो बायो फर्टिलाइजर का काम भी हो गया और प्लांट्स का काम भी हो गया। रिसर्च एट वेरियस लेवल फॉर बायो फर्टिलाइजर, रिसर्च के लिए भी बहुत यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स को। किस रिसर्च के लिए भैया, रिसर्च के लिए, यानी कि हम उससे क्या कर सकते हैं, हम उसे बायो फर्टिलाइजेशन रिसोर्सेज के लिए, हम उसे साइंटिफिक नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, हम उसे बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज के लिए, हम उसे एट अ रिसर्च लेवल हाउ द बायो फर्टिलाइजर कंपनीज और एसोसिएट्स विद द प्लांट, बैक्टीरियोलॉजिकल एसोसिएशंस के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेज आर देयर एट वेरियस लेवल्स, एट वेरियस स्केल्स, ड्यू टू विच हम बायो फर्टिलाइजर को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और आज के टाइम पे इसकी बहुत एक नीड भी है और इसकी ज़रूरतें हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, जिसकी वजह से हम इसे लाएंगे। हमारी कंपनी भी बनने वाली है, कुछ 1-2 साल में बन जाएगी, जिसकी वजह से हम एक स्टार्टअप कंपनी में हम इसकी भी प्रोडक्शंस करेंगे बायो फर्टिलाइजर की, जिसमें हम क्या करेंगे, हम बेसिकली साइंटिफिकली डेवलप बायो फर्टिलाइजर बनाएंगे जो बिल्कुल टॉक्सिक फ्री होंगे, नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोगों को बायो फर्टिलाइजर और वर्मी कंपोस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। और आप ज़रूर उससे इंस्टाग्राम चैनल रेमेडीज़ बायोटेक _ऑफिशियल के नाम से हैं, प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करना, और यूट्यूब पे भी है रेमेडीज़ बायोटेक के नाम से, रेमेडीज़ मतलब RAMED ये नाम है, आप ज़रूर टाइप करना, आपको मिल जाएगा, उस पर वीडियो भी है एक, आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना और एक बार आप देखना उसमें कि कितना कुछ होएगा। हम धीरे धीरे ज़रूर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक।
बायो फर्टिलाइजर हैज शोन अ ग्रेट पोटेंशियल एज अ रिन्यूएबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज। वो बायो फर्टिलाइजर जो है उन्होंने बेसिकली एनवायरमेंट में रिन्यूएबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज को प्लांट में प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प की है, जिसकी वजह से फोरगोइंग रिसर्चेज हैव रिपोर्टेड पॉजिटिव। बहुत जो फॉरगोइंग रिसर्च चल रही है उन्होंने बेसिकली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट शो किया है, रेयरली नेगेटिव, और नेगेटिव तो बहुत कम केसेस में आता है। और द लैक ऑफ एनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर ऑन सॉइल फिजिकल, और इसमें बहुत रेयरली भी उन्होंने लैक ऑफ वो किया है कि जो इन्फ्लुएंस होता है ना सॉइल पे पेस्टिसाइड्स की वजह से, उससे भी बहुत रिड्यूस किया है। और जो बायो फर्टिलाइजर्स है वो बेसिकली सॉइल, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को इनहेंस करने में बहुत यूज़फुल है। फिजिकल यानी कि सॉइल का पोस्चर, टेक्सचर, सॉइल कौन से कलर का होगा, सॉइल के अंदर कितनी फर्टिलिटी होगी। केमिकल, सॉइल के अंदर कितने केमिकल्स हैं, किस टाइप के केमिकल्स हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ ग्रोथ इक्विपमेंट्स बीइंग यूज्ड इन द सॉइल, एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बायो फर्टिलाइजर्स। जो बायो फर्टिलाइजर्स जिनके बायोलॉजिकल साइकिल होती है, बेसिकली जो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं उसे कितना एनहेंस करती है। इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग डिमांड फॉर सेफर एंड हेल्थियर फूड एंड कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज इमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी एरिया ग्लोबली। अगर हम बात करें तो आजकल की ग्रोइंग डिमांड की वजह से जो सेफर और हेल्थियर ऑल्टरनेटिव हमें चाहिए फूड एंड कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज इमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी एरिया ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड में हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, बिकॉज जब तक एग्रीकल्चर रहेगा, एग्रीकल्चर भी नहीं, हम इसे काफ़ी डिफरेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें प्लांट्स उगाने हैं, अगर हमें कंपोस्टिंग करनी है, अगर हमें प्लांट्स की ज़रूरतें पूरी करनी है, अगर हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, बिकॉज अगर प्लांट्स रहेंगे तो हम रहेंगे, तो हमें एग्रीकल्चर करनी चाहिए, अपने प्लांट्स उगाने चाहिए। तो प्लांट्स उगाने के लिए हमें बायो फर्टिलाइजर चाहिए। यहाँ तक कि आपके गार्डन में अगर कोई प्लांट है, आप उसमें भी बायो फर्टिलाइजर डालेंगे तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी प्लांट में, बिकॉज प्लांट को क्या करना पड़ता है, इन द एब्सेंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर प्लांट को ग्रोथ करनी पड़ती है बाय एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स। बट यहाँ बायो फर्टिलाइजर उसको ग्रोथ करके देंगे, बायो फर्टिलाइजर उसको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, एब्जॉर्ब करके देंगे सारा कुछ। प्लांट को बस एब्जॉर्ब करना है और उसे अपनी ग्रोथ के लिए रिकमेंडेड करना है। तो हमने उसे एक एजेंट दे दिया दैट फर्टिलाइजेज द सॉइल एंड इंक्रीज द ग्लोबल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं कि बायो फर्टिलाइजर, आप ये कहोगे मार्केट में जाके हमें बायो फर्टिलाइजर देना, उन्हें नहीं पता चलेगा कि आप क्या मांग रहे हो, उन्हें नहीं पता बायो फर्टिलाइजर। आप उन्हें बोलना फार्मटेक माइक्रोराइजर देना, ग्रोथ ऑफ पीएसबी मतलब फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ केएमबी मतलब पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ जिंक की जो फॉर्म होती है, ग्रोथ ऑफ एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ग्रोथ ऑफ एजोटोबैक्टर की फॉर्म में जो ग्रोथ ऑफ इज जस्ट अ नेम टू द सिंथेसाइज टू बेसिकली रेफर टू अ ग्रोथ बीइंग सप्लाइड टू द प्लांट। ग्रोथ ऑफ राइजोबियम, इसमें राइजोबियम यूज़ होता है मोस्टली। ग्रोथ ऑफ एसिटोबैक्टर के फॉर्म में हम ग्रोथ ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया यूज़ करते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया मतलब बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। पावर बूम यूज़ करते हैं, पावर बूम इज़ अ बायो फर्टिलाइजर। मास्टर गोल्ड लिक्विड यूज़ करते हैं एज अ लिक्विड फॉर्म के लिए बायो फर्टिलाइजर। ओके, अगर भी आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो भी सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसा टॉपिक आपको मिलता रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चैनल जो है वो बेसिकली आपको यही एजुकेशनल प्रोवाइड करता है, एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगा। आपको अलग से अगर कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डाल दीजिए, आपको बहुत अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे एंड यू विल बी प्लेस्ड टू नो डैट कि आपको बहुत अच्छी क्या मिलेगी, बहुत अच्छी सर्विसेज मिलेगी इस चैनल पे, इंक्लूडिंग साइंस की बेस पे। अगर आपको लाइफ में कभी साइंस जाननी है, आपने शॉर्ट जरूर देख रहा, आपको बेसिकली अलग अलग वे में मिलेगा कि आप साइंस कैसे देख सकते हो अपनी लाइफ में। मुझे पता है कि आजकल की लाइफ बहुत फास्ट चेंजिंग हो चुकी है, किसी के पास टाइम नहीं है कि वो ये वीडियोस देखे, किसी के पास टाइम नहीं है कि वो देखे कि ये चेयर कैसे यहाँ पे रुकी हुई है, ये चेयर यहाँ पे हिल कैसे रही है, और हाउ आई एम स्पीकिंग और हाउ आई एम मूविंग, और मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो बेसिकली क्या मूवमेंट हो रही है उसके अंदर, क्यों हो रही है। मुझे पता है आजकल के टाइम नहीं है किसी के पास, तो आप ज़रूर मेरी वीडियोस चेकआउट करना। आपको बस मेरी वीडियोस देखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की होगी, कम से कम 1 मिनट की होगी। आपको एक बार उसे देखना है, चेकआउट करना है, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। आपको किसी भी रिलेटेड चाहिए, साइंस, हेल्थ साइंस से रिलेटेड, लाइफ साइंस से रिलेटेड, कुछ भी चाहिए, मैं इस वीडियो पर डाल दूँगा। आप जस्ट कमेंट करते रहना और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका टॉपिक कवर ज़रूर करूँ। तो बात करते हैं फिर से हिस्ट्री की तो बात करनी है। हिस्ट्री भले ही हम 9th क्लास में छोड़ चुके हैं SST में, लेकिन हिस्ट्री तो बात करनी ही पड़ेगी। 1000 ईयर्स बिफोर मोसेस, उसका बैकग्राउंड तो जानना ही पड़ेगा ना कि 1000 ईयर्स बिफोर मोसेस यानी कि अकेडियन एम्पायर में मेसोपोटामियम वैली में कंपोस्ट को सबसे पहले रोमन्स ने यूज़ किया था एग्रीकल्चर में। 300 BC बिफोर क्राइस्ट
बायो फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें एंसेस्टर रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेज्यूम क्रॉप्स बियरिंग नोड्यूल्स। लेज्यूम क्रॉप्स जो होती है, लेज्यूमिनियस प्लांट्स, आपने देखी होगी कि कुछ रूट्स होती है जो बहुत मोटी होती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा गोल गोल से सर्कल बने हुए होते हैं और रूट्स बाहर निकली होती है और जो सर्कल्स बने होते हैं बड़े बड़े, वही होते हैं लेज्यूम क्रॉप्स बियरिंग नोड्यूल्स। नोड्यूल्स बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, मान लो ये रूट है तो इस रूट के अंदर क्या करते हैं, वो यहाँ पे इन्फेक्शन कोज करते हैं और इसके अंदर से वो एक इन्फेक्शन थ्रेड क्रॉस करते हैं और उसके अंदर से बैक्टीरिया जाके अपने यहाँ पे क्या कर लेता है, क्लस्टर बना लेता है और ये सूज जाती है। उंगली क्या है, रूट सूज जाती है। और ये पहली बार इन्होंने इंपॉर्टेंस समझी कि लेज्यूम क्रॉप्स बियरिंग नोड्यूल्स हम क्या कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं। किसने की थी, हमारे एंसेस्टर्स ने। 4 centuries ago द रेड वाटर फर्न एजोला, ठीक है, इतना बड़ा नाम भी ना भी करोगे तो कोई बात नहीं, बट द रेड वाटर फर्न जिसे हम बोलते हैं एजोला फिलिक्यूलॉइड्स हैज़ बीन यूटिलाइज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर फॉर लो लैंड राइस इन वियतनाम एंड चाइना। वियतनाम एंड चाइना में एज अ लो लैंड राइस के लिए हमने ग्रीन मैन्योर को यूज़ किया। किसे यूज़ किया, द रेड वाटर फर्न एजोला फिलिक्यूलॉइड्स। ओके, 1895 की बात है। हमने एक बार कमर्शियल हिस्ट्री ऑफ बायो फर्टिलाइजर में जाना कि नाइट्राजिन एक ऐसा लेबोरेटरी कल्चर है राइजोबियम का जिसे नोव एंड हिल्टन ने बनाया था। नोव एंड हिल्टनर ने नाइट्राजिन नाम के एक बायो फर्टिलाइजर को बनाया था जो लेबोरेटरी में कल्चर किया गया था। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी कंपनी भी ऐसे ही कल्चर करेगी, तो लेबोरेटरी में सबसे पहला कल्चर किया जाने वाला नोव एंड हिल्टनर के नाइट्राजिन कंपाउंड। नोव एंड हिल्टनर एक साइंटिस्ट हैं, 2 साइंटिस्ट हैं और उन्होंने बेसिकली राइजोबियम का एक लेबोरेटरी कल्चर बनाए थे जिसे हम बोलते हैं नाइट्राजिन, जिन्होंने उन्हें कमर्शियली क्या किया था, बायो फर्टिलाइजर बनाया और उसे लॉन्च किया। देयर आफ्टर डिस्कवरी ऑफ कल्चर ऑफ एजोटोबैक्टर एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और उसके बाद डिस्कवरी हुई एजोटोबैक्टर एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कल्चर की। ब्लू ग्रीन एल्गी का साइंटिफिक नेम है साइनोबैक्टीरिया। कॉमन नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइंटिफिक नेम है साइनोबैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है, एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट एल्गी, इट्स अ बैक्टीरिया। ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन होती है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में एल्गी लिखा हुआ है, साइनोबैक्टीरिया में बैक्टीरिया है। तो क्या ये एल्गी है कि बैक्टीरिया है? ये बैक्टीरिया है, इट्स अ बैक्टीरिया। जस्ट बिकॉज इसकी जो फिनोटाइपिक, इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल वे थी ऑफ एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ वो एल्गी के जैसी थी, जिसकी वजह से इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी पड़ा। जबकि इसका साइंटिफिक स्ट्रक्चर और इसका जो फंक्शनिंग मैकेनिज्म है वो सारा जैसे वर्क करता है, उसका एल्गी नहीं है, बायो बैक्टीरिया का फॉर्म है, तो ये बैक्टीरिया है। ओके, without creating any confusion, blue green algae is a bacteria, not an algae. 1956 की बात है, फर्स्ट कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ लेज्यूम राइजोबियम सिम्बोसिस स्टार्टेड। जो 1956 में क्या किया, फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन हुई लाइज्यूम राइजोबियम की सिम्बोसिस की, जिसमें राइजोबियम को एज अ सिम्बोसिस फॉर्म में यूज़ कर दिया गया, जिसमें लेज्यूमिनियस प्लांट्स के रूट्स में राइजोबियम को डाल के अपने रूट नोड्यूल्स बनाने की फॉर्मेशन को हमने कमर्शियली यूज़ किया इन द मार्केट। तो उसे बहुत चली थी वो। In India, the first study on legume rhizobium symbiosis was conducted by N.V. जोशी। N.V. जोशी सर जो थे उन्होंने बेसिकली एक फर्स्ट स्टडी की थी लेज्यूम राइजोबियम सिम्बोसिस पे, जिन्होंने बेसिकली क्या किया था, फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन की थी, स्टार्टेड एज अर्ली एज 1956। 1956 की बात थी। N.V. जोशी सर ने एक क्या किया, लेज्यूम राइजोबियम सिंथेसिस सिम्बोसिस की क्या की, डिस्कवरी की। रिसेंट डिस्कवरी की बात है। एजोस्पाइरलम और वेसिकुलर हर्बेस्कुलर माइक्रोराइजा, जिसे हम वैम भी बोलते हैं, वो यूज़ किया जाता है मार्केट में। ओके, याद रखना इसे। 1000 ईयर्स पहले, 300 BC, 4 centuries, 1895, 1956 एंड रिसेंट डिस्कवरीज एजोस्पाइरलम एंड वेसिकुलर हर्बेस्कुलर माइक्रोराइजा, दैट इज वैम, इज यूज्ड इन द मार्केट। हाउ बायो फर्टिलाइजर वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बायो फर्टिलाइजर कैसे वर्क करते हैं। एनरिच द सॉइल विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। हम पहली बात कर चुके हैं, आपको क्या मजाक कर रहे हो सर आप, हम पहली बात कर चुके हैं इसके बारे में। एनरिच द सॉइल विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जो एनरिच करता है सॉइल को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल को एनरिचमेंट प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं बाय एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर और सॉइल। वो प्लांट्स को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो प्लांट है वो इसे इजीली एब्जॉर्ब कर पाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि दैट प्लांट इज एबल टू रिप्रोड्यूस एंड मेक इट ग्रोथेबल, अपने आप को ग्रोथ में हेल्प कर पाता है वो। एड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द नेचुरल प्रोसेसेस, वो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बाय द नेचुरल प्रोसेसेस लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन, अभी हम इसकी बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की। सोल्यूबलाइजिंग फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइजेशन में हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस, ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस क्या हैं,
ऑक्सीजन की बात करें, साइटोकाइनेस की बात करें, जिब्रेलिन की बात करें, साइट और एथाइलिन की बात करें, और तो और ABA एब्सिसिक एसिड की अगर हम बात करें, अब आपको हो गया अभी है, तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स तो हैं, बट उनकी हेल्प से भी जो ग्रोथ प्रमोट करते हैं प्लांट की, उनके सिंथेसिस में हेल्प करता है, उन हार्मोन्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है जो प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करें। तो बायो फर्टिलाइजर का इतना अच्छा इंपैक्ट है प्लांट्स पे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सोल्यूबलाइज करता है फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस की सोल्यूबलाइजेशन क्या होती है? फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइज करना मतलब कि वो फॉस्फोरस को छोटी फॉर्म में तोड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट इजीली एब्जॉर्ब करता है प्लांट, जिसकी वजह से क्या होता है फॉस्फोरस एक सोडियम पोटेशियम और सोडियम फॉस्फोरस का एक वो बन जाता है, एक आयनिक बैलेंस बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इजीली प्लांट की ग्रोथ, रीएब्जॉर्प्शन और वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ये एक्सक्रीशन इन द सेंस प्लांट जब अपने टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है आउट ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं वो सिंथेसिस करता है उनकी। प्रोड्यूस हार्मोन एंड एंटी मेटाबोलाइट्स टू प्रोमोट रूट ग्रोथ। ठीक है, ऐसे हार्मोन्स की मैंने अभी भी बताया आपको ये कि ऐसे हार्मोन्स की ग्रोथ करता है जो एंटी मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में यूज होते हैं टू प्रोमोट रूट ग्रोथ। एंटी मेटाबोलाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को ईजी कर देते हैं और तो और ब्रेक डाउन और उनके फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स मतलब जो मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करें और टॉक्सिक सब्सटेंसेस के एक्यूमुलेशन को भी बहुत कम कर दे। टू प्रोमोट रूट ग्रोथ, एक्सेलरेट माइक्रोबियल प्रोसेसेस विच कॉजेज, माइक्रोबियल प्रोसेसेस जो है उनको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर देता है। एक एजेंट मिल गया ना उनको, तो एजेंट मिलने की वजह से क्या होता है कि जो माइक्रोबियल प्रोसेसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सॉइल ऑगमेंटेशन, जिसे हम सॉइल मिनरलाइजेशन भी बोलते हैं। सॉइल के अंदर मिनरल की एब्जॉर्प्शन होती है, तब उसे हम सॉइल ऑगमेंटेशन या सॉइल मिनरलाइजेशन बोलते हैं। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ इजीली एसिमिलेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जो अवेलेबिलिटी होती है प्लांट्स की एसिमिलेशन की, उनकी हम बात कर रहे हैं इसमें कि अवेलेबिलिटी ऑफ इजीली एसिमिलेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि अवेलेबिलिटी हो जाती है इसमें प्लांट जो इजीली एसिमिलेट करे। एसिमिलेट मतलब टू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर ग्रोथ मिनरल न्यूट्रिएंट इनटू द यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसमें हम ग्रोथ प्रोवाइडिंग जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के सब्सटेंसेस होते हैं उनमें क्या करते हैं, हम प्लांट्स के जो सब्सटेंसेस हैं उनको इजीली एब्जॉर्ब करें और एब्जॉर्ब करने के बाद हम उसे एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज करें। तो मिनरल के एब्जॉर्प्शन और उसे यूज़ करना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज एसिमिलेशन। हमारी बॉडी में भी जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने की वजह से क्या होता है, हमारे खाने की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, एसिमिलेशन होती है। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर खाना जाता है, वो ब्रेक डाउन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा खाना है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे जो मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बेसिकली जब विलीज के थ्रू और स्मॉल कैपिलरिटीज के थ्रू एब्जॉर्ब होके हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द फर्दर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, उसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। मतलब कि उसे यूज़ करना, उसका अच्छा प्रयोग करना। ठीक है, समझ आ रहा है? तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है इसमें। पर्पस ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो बायो फर्टिलाइजर इंप्रूव्स द सॉइल टेक्सचर एंड यील्ड ऑफ द प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बायो फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल टेक्सचर को इंप्रूव करता है, यील्ड ऑफ द प्लांट को यूज़ करता है, इंक्लूड करता है, और बहुत ज़्यादा। यील्ड क्या होता है? यील्ड होता है बेसिकली कितने अमाउंट में प्लांट बनेगा। प्लांट आगे जाके अपने जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं उनको भी तो रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो क्या करेगा वो, कैसे दूसरे प्लांट्स को वो यील्ड करता है, मतलब कि अपने प्लांट की यील्ड कैसी होगी। यील्ड मतलब कितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। ग्रोथ मतलब कितना उगेगा प्लांट, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, उसी को यील्ड कहते हैं। ठीक है, तो डू नॉट अलाउ पैथोजेंस टू फ्लरिश। बिल्कुल, फ्लरिश क्या होता है? एग्जिस्टेंस, मतलब कि वो डिसीज कॉजिंग पैथोजन क्या करेगा, फ्लोरिश नहीं करने देगा। मतलब कि वो डिसीज कॉजिंग पैथोजन को क्या करेगा, फ्लोरिश नहीं करने देगा, वो उस पर एग्जिस्ट नहीं करने देगा। ये मेरा प्लांट है, यहाँ पे ये डिसीजेज हैं, ये डिसीजेज आगे ऐसे और प्लांट के ऊपर रह गए तो क्या होगा, प्लांट को डिसीज हो जाएगी और प्लांट डेड हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के अंदर है माइक्रो बैक्टीरियम्स, बैक्टीरिया होते हैं ना, माइक्रो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया होते हैं। अब बैक्टीरिया भी तो अपने जो हेल्थ के लिए लड़ेगा, तो जैसे ही उस पर डिसीज आ रहा होगा वो भी इस पर लड़ेगा, वो भी लड़ेगा इससे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करने देगा इसे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो दूसरा बैक्टीरिया है वो ही डेड होगा। क्योंकि उस पर जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं उसको प्लांट क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, उसे प्लांट स्पेस भी प्रोवाइड कर रहा है, उसे प्लांट ग्रोथ भी प्रोवाइड कर रहा है। तो वो प्लांट जो है माइक्रो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, और जो
प्लांट है उसको माइक्रो जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, वो उनको ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे, तो वो एक दूसरे के लिए म्यूचुअलिस्टिक है, वो एक दूसरे के लिए म्यूचुअलिस्टिक हो चुके हैं। अब वो ना तो प्लांट डेड होगा, ऐसा नहीं कि प्लांट डेड नहीं होगा, होगा अपने टाइम आने पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेसिकली जो प्लांट है वो बेसिकली क्या करेगा, वो प्लांट है जो उसे बायो फर्टिलाइजर जो है वो प्लांट को ऐसा नहीं कि डेड नहीं होने देगा, होगा जरूर होगा, लेकिन यहाँ पे टाइम आने पे होगा, वो पूरा ग्रोथ करके डेड होगा, ठीक है, वो उसे डिसीज नहीं कॉज होने देगा। दे आर इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव, तो बहुत ही मोस्ट कॉमन पॉइंट है ना, कॉमन मतलब हमें पता है कि इको फ्रेंडली होगा और कॉस्ट इफेक्टिव होगा। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब सस्ता भी हो सकता है, पर एज पर द जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बेस पे वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, मतलब कि वो अफोर्डेबल होगा, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम पॉल्यूटेंट सिंस दे आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केमिकल फर्टिलाइजर्स वो है जो पोल्यूशन कर रहे हैं, जो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन कॉजिंग सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, जो बायो फर्टिलाइजर है वो बेसिकली एनवायरनमेंट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इन द बाय कॉजिंग नो पोल्यूशन, नील पोल्यूशन, जो पोल्यूशन है उसे बहुत लेस कर देगा, और क्या करेगा, वो उसे क्या करेगा, बहुत हद तक कम कर देगा, और कम करने की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत अच्छा रोल प्ले होगा। दे डिस्ट्रॉय मैनी हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सॉइल दैट आर कॉज्ड ड्यू टू प्लांट डिसीजेस, मतलब कि दे डिस्ट्रॉय मैनी हार्मफुल सब्सटेंसेस सॉइल में, बस इसी का ही है, दे डू नॉट अलाउ पैथोजेंस टू फ्लरिश, मतलब कि डिसीज कॉजिंग एजेंट्स को सॉइल में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे, उनको रिड्यूस कर देगा, काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट के आसपास सिर्फ नेचुरल कंडीशन होंगी, जिसकी वजह से प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करेगा। बायो फर्टिलाइजर्स आर प्रोवाइडेड और प्रूव टू बी इफेक्टिव अंडर सेमी एरिड कंडीशंस। सेमी एरिड कंडीशन मतलब जो उनकी एरिड यानी कि जो उनके सॉइल की जो कंडीशंस होती हैं, जो सॉइल की वो हार्मफुल कंडीशंस होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और उनको क्या करेगा, बायो फर्टिलाइजर काफ़ी हद तक बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर और सॉइल की जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होगी उसको मेंटेन करके वो टेम्परेचर सॉइल बैलेंस को बना के सॉइल को अच्छी फर्टिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स की। द वेरियस टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर विच हेल्प द प्लांट टू ग्रो एट डिफरेंट लेवल ऑफ इट्स ग्रोथ आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, फॉस्फेट बायो फर्टिलाइजर। अभी अभी दो टाइप के होते हैं, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर और फॉस्फेट मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्लांट ग्रोथ, राइजोबैक्टीरिया और कंपोस्ट। बात करें इसके बारे में, चलो। नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेस सोयल नाइट्रोजन लेवल। आपको क्या है, ये बिल्कुल नाम में पता चल रहा है, क्योंकि आप हमें पहले वीडियोस में बता चुके हो सब कुछ नाम में होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, ऐसे बायो फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करें, नाइट्रोजन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करे, और नाइट्रोजन की एक्यूमुलेशन, प्लांट को नाइट्रोजन की क्या करें, प्रोविजन करे। प्रोविजन मतलब नाइट्रोजन प्रोवाइड करें इन द सफिशिएंट रिक्वायरमेंट्स में हेल्प करे। इंक्रीज सॉइल नाइट्रोजन लेवल, सॉइल में नाइट्रोजन लेवल को बढ़ा दे। फिक्सेस नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट नहीं ले सकते डायरेक्टली, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक इन नेचर होती है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, टॉक्सिक होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो उसे क्या करते हैं, नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट क्या है वो उसे इजीली नाइट्रिफिकेट करके, और उसके बाद वो उसे क्या करें, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके अमोनिया या फिर नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्लांट्स को क्या करें, मिनरलाइज फॉर्म में उसे कन्वर्ट करने में हेल्प करें, और फिर प्लांट क्या कर लेंगे, उसे मिनरलाइज फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, इसके बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एजोटोबैक्टर, नोस्टोक, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम। डिस्कस करते हैं इनके बारे में। एजोटोबैक्टर जो है वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया फिक्सिंग बैक्टीरिया है। याद रखो, ये फल से याद रख लो, फल से FAL, फ्री एजोटोबैक्टर, लिविंग मतलब फ्री लिविंग एजोटोबैक्टर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। फिर ये नॉन लेजुमिनियस बैक्टीरिया है जो जो अब आप कहोगे ये क्या बताने की बात है, जो फ्री लिविंग है वो लेजुमिनियस कैसे होगा, लेजुमिनियस वही होता है जो सिम्बायोटिक होता है, तो इसलिए जो नॉन लेजुमिनियस होगा वो हमेशा फ्री लिविंग होगा। तो या तो आप फ्री लिविंग याद रख लो या आप नॉन लेजुमिनियस याद रख लो, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। साइनोबैक्टीरिया, आप कहोगे अभी तो हमने एजोटोबैक्टर की ये नोस्टोक की बात की, तो हम अब यहाँ कैसे बात कर लें इसमें साइनोबैक्टीरिया की, नोस्टोक किधर है। आपको मैं बता दूँ, एनाबिना एंड नोस्टोक आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। नोस्टोक इज अ साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोक जो है वो साइनोबैक्टीरिया है। ये देखो आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टोक इज अ साइनोबैक्टीरिया, फ्री लिविंग एज वेल एज सिम्बायोटिक। ठीक है, फ्री लिविंग जो है
वो क्या है? जल्दी बताइए, कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट चाहिए मुझे, आपको कमेंट चाहिए। वो क्या है? फ्री लिविंग है, ठीक है, फ्री लिविंग। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द सॉइल, जो नाइट्रोजन को क्या करे? फिक्स करे। क्या करे? फिक्स करे। अब मैंने क्या बोला था आपको, जो सिम्बायोटिक होगा वो क्या होगा? वो लेजुमिनियस होगा। और ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया, इट्स अ लेजुमिनियस विच कंटेन हेटेरोसिस्ट, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करे। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द सॉइल। राइजोबियम की अगर हम बात करें तो इट्स अ सिम्बायोटिक, आपको कहोगे तो हम अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और लेजुमिनियस है। मैंने क्या कहा था? जो सिम्बायोटिक होगा वो लेजुमिनियस भी होगा, ठीक है। अब हम एजोस्पाइरलम की बात करें तो एसोसिएटिव है, मतलब कि सिम्बायोटिक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियमी, मतलब स्पीसीज का नेम है, ग्रेमिनेशियस प्लांट होते हैं ये, ठीक है। एक बैक्टीरिया में नहीं, ये 2 है। फर्स्ट एसोसिएट सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम, और सेकंड ये सेकंड है, ये सेकंड है, 2 है, 2 और ये 1, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। एसोसिएटेड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और सेकंड ग्रेमिनेशियस प्लांट्स, ठीक है। ग्रेमिनेशियस प्लांट्स होते हैं, ग्रेमिनेशियस मीन्स रूट कॉजिंग, रूट के अंदर जो सिम्बायोटिक क्या करते हैं? रूट नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं। और तो ग्रामिनेशियस मतलब कि वो जड़ें फैला देते हैं, वो इजीली क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। फॉस्फेट बायो फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें, एक होता है फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर और एक होता है फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। तो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर क्या कहता है? नाम में ही है सब कुछ, सोल्यूबलाइज करता है इनसोल्यूबल फॉस्फेट को, जो सोल्यूबल जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है वो क्या करता है? सोल्यूबलाइज करता है और फॉस्फेट है उसे सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सोल्यूबलाइज मतलब इजीली वो क्या करता है? उसे सोल्यूबलाइज कर लेता है, मतलब क्या कहूँ मैं इसे, आपको डिजोल्व कर लेता है इजीली, ठीक है। प्लांट उसे इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सोल्यूबलाइज मतलब एब्जॉर्ब करना, और इनसोल्यूबल मतलब जो इजीली घुले ना, उसके अंदर घुले ना, ठीक है। तो सोल्यूबलाइजेज द इनसोल्यूबल फॉस्फेट फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सोर्सेज। जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट सोर्सेज होते हैं उनसे भी उनको सोल्यूबलाइज करता है, और इनऑर्गेनिक जो होता है उसे भी सोल्यूबलाइज करता है। और क्या करते हैं? वो इनऑर्गेनिक जो सोल्यूबल फॉस्फोरस होता है उसे रिलीज करता है और उसे फिक्स करता है क्ले मिनरल में, यानी कि सॉइल को क्या करता है? वो हल्का बना देता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। एंड सेक्रेट ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर्म करता है, लाइक कार्बन कंटेनिंग, जिसे हम बोलते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन कह लो, या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स जो ऑर्गेनिक ही नेचर होते हैं, कार्बन एसिड जिसे हम कार्बोनिक एसिड बोल सकते हैं, उन्हें सेक्रेट करता है आउटसाइड द प्लांट टू लोअर द पीएच टू डिसॉल्व बाउंड फॉस्फेट इन द सॉइल। वो उसके पीएच को कम कर देता है। ज़्यादा एसिडिक होगा तो लो पीएच होगा ना, आप कमेंट करो। लोअर विल बी द पीएच, मोर विल बी द एसिडिक कंटेंट, एंड मोर विल बी द पीएच, लेस विल बी द एसिडिक कंटेंट। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना वो बेसिक होगा, जितना कम पीएच होगा उतना वो एसिडिक होगा, हम साइंस में पढ़ चुके हैं। लोअर द पीएच टू डिसॉल्व बाउंड फॉस्फेट, वो बाउंड फॉस्फेट क्या करेगा? बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा एसिडिक कंटेंट की वजह से। इसकी वजह से क्या होगा कि वो pH3 बन के निकल जाएगा, ठीक है, pH5 बन के निकल जाएगा। pH5 फॉस्फोरस पेंटाहाइड्रेट। अब बात करेंगे फॉस्फेट मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर की, ठीक है। ये मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है। मोबिलाइजेशन क्या होता है? ट्रांसफर फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल टू द रूट कॉर्टेक्स। ये फॉस्फोरस की मूवमेंट करता है। अब फॉर एग्जांपल उसने, अब ये फॉर एग्जांपल ये है रूट और ये कर लिया उसने एब्जॉर्ब। अब ये इस पार्ट से इस पार्ट पे कैसे जाएगा? उसे जाना तो पड़ेगा ना, कैसे जाएगा? वो मोबिलाइजेशन के थ्रू जाएगा, ठीक है। अब उसे क्या करना है कि उसे जड़ रूट्स ने कर तो लिया एब्जॉर्ब, अब वो प्लांट्स के अदर पार्ट्स पे कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर्स, ओके। इसका एग्जांपल है अर्बस्कुलर माइकोराइजा। आपने कहा था अभी तो हमने वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा पढ़ा था। वेसिकुलर तब यूज़ होता है जब हमें उसमें वेसिकल्स फॉर्म करने हो, डिफरेंट टाइप ऑफ होल्स या फिर स्पेस फॉर्म करनी हो। लेकिन ये अर्बस्कुलर माइकोराइजा है जो एक फंगस है, ठीक है। फंगस क्या करती है? पेनिट्रेट करती है कॉर्टिकल सेल्स को, रूट्स के, ठीक है। कॉर्टिकल सेल्स, अब आपको कॉर्टिकल सेल्स क्या होते हैं? कॉर्टिकल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बेसिकली कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट हो, रूट के सरफेस पे प्रेजेंट हो। ये है फॉर एग्जांपल, ये है इसकी रूट, ये है रूट का ये जो टिप, ये सरफेस है वो यहाँ आ गया। अब इसी को कॉर्टेक्स बोलते हैं,
मान लो मेरी जो उंगली है वो एक क्या है, रूट है, और वो क्या करेगा, उसे वो इसकी जो सरफेस है उस पर पहुँचा देगा। तो ये जो सरफेस है इस रूट का, उसी को ही हम कोर्टेक्स बोलते हैं, और इसके अंदर का जो रीजन होता है उसे मेडुला बोलते हैं। फंगस पेनिट्रेट द कोर्टिकल सेल्स, फंगस का जो आउटर सेल्स होते हैं वो उसे क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, और इसके सरफेस एरिया को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, उसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम ऑफ फॉस्फेट आयंस व्हिच इंक्रीजेस ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट आयंस। ठीक है, उससे क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम को, मतलब कि जितने वो रिलीज कर रहा है उतना ही वो एब्जॉर्ब करेगा, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। 1 - 1 = 0, मतलब अगर वो एक मॉलिक्यूल ले रहा है तो एक मॉलिक्यूल छोड़ भी रहा है, तो एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो फॉस्फेट आयंस की सोल्युबलाइजेशन और इंक्रीज ही कर देगा ट्रांसफर को। ठीक है, स्टिमुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि अगर वो ब्रेक डाउन कर रहा है तो वो फॉर्म भी तो कर रहे हैं, तो ब्रेक डाउन और एनाबॉलिज्म, दैट इज कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, और इस मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा। अर्बस्कुल्स एब्जॉर्ब दिस न्यूट्रिएंट इनटू द रूट सिस्टम, और जो अर्बस्कुल्स होते हैं, अर्बस्कल्स, वो क्या करते हैं, अर्ब्यूस्कल्स, जो बेसिकली न्यूट्रिएंट क्या है, रूट सिस्टम में एब्जॉर्ब करते हैं। जो रूट सिस्टम होता है ना, रूट्स की फॉर्मेशन के लिए, उनमें क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट, बाको होगा सब कुछ नाम में है, ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स जो बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में यूज़ होते हैं टू प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जैसे कि बैक्टीरियल स्पीसीज आर सिलिकेट एंड जिंक सोल्यूबलाइजर्स, जो बैक्टीरियल स्पीसीज होती है वो सिलिकेट और जिंक सोल्यूबलाइजर्स होते हैं। मतलब जो सिलिकेट होता है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कह सकते हैं या फिर सिलिकॉन ऑक्साइड, वो बेसिकली सोल्यूबलाइज करते हैं, और जो जिंक होते हैं उसे भी सोल्यूबलाइज करते हैं, सो डैट कि वो बेसिकली क्या करें, इजीली एब्जॉर्बेबल हो। डिग्रेड सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट इन सॉइल, जो सिलिकेट्स होते हैं उसे डिग्रेड करते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो प्लांट की सॉल्युबिलिटी और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। हेल्प इन सिलिकेट वेदरिंग, सिलिकेट अगर ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाए तो उसको क्या करें, ज़्यादातर वेदरिंग कर देते हैं, मतलब कि उसको अपने सरफेस से बाहर निकाल देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो या तो ज़मीन लैंड में या फिर ज़्यादातर वाटर में क्या कर लेते हैं, वो उसे क्या कर लेते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट का पीएच मेंटेन रहता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, बैसिलियस स्पीसीज। ठीक है, बैसिलियस जो होता है ना, रोड लाइक बैक्टीरिया, उनके स्पीसीज को हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, ये बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, अब आपको कि प्लांट ग्रोइंग क्या है, जो प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करें उसे बोलते हैं, जो ऐसे राइजोबैक्टीरिया, यानी कि राइजो मतलब रूट्स और बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो प्लांट के रूट्स को क्या करें, ग्रोथ प्रोवाइड करें, उसे हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, जिसका मतलब है PGPR। ये 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में भी आता है कि व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ PGPR एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ डेट, व्हाट इज द रोल ऑफ PGPR। सो इट एक्ट एज बोथ बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड। बिल्कुल, बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड, अब आपको हमने तो पेस्टिसाइड्स का है कि तो केमिकल होते हैं, हम इसमें केमिकल्स नहीं यूज़ कर रहे, हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ऐसे पेस्टिसाइड जो कि बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली पेस्ट को किल कर दें, जो बेसिकली ज़्यादा पेस्ट को इंक्रीज ना होने दें और क्या करें, पेस्ट को साथ ही साथ किल कर दें। तो इट एक्ट एज द बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स। वो बायो फर्टिलाइजर को क्या करें, बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड्स को क्या करें, अच्छे से एक्ट करने में मदद करें, और क्या करें, एक्ट एज बोथ बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड, और वो बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड्स को क्या करें, एक्ट करने में मदद करें। ठीक है, अब आप कहोगे कि एक्ट एज बोथ मतलब कि वो तो बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड एक्ट करते हैं ना उसकी तरह, वो दूसरे बायो फर्टिलाइजर को भी एक्ट करने में मदद करती हैं, और वो अपने आप भी एक बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड की तरह एक्ट करते हैं। डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड। प्रोमोट ग्रोथ बाय इम्प्रूव न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, वो बायो फर्टिलाइजर की तरह, अभी हमने क्या बात की कि वो बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, मतलब कि वो क्या करते हैं, इम्प्रूव न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, मतलब कि वो जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। सप्रेशन ऑफ प्लांट डिसीज़ बायो प्रोटेक्टेंट, सप्रेशन क्या करते हैं, वो प्लांट डिसीज़ की सप्रेशन करते हैं, मतलब कि कोई भी ऐसा डिसीज़ कॉजिंग एजेंट है जो प्लांट को डिसीज़ कॉज कर रहा है, वो उसे क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, तो वो एक बायो प्रोटेक्टेंट की फॉर्म में भी हेल्प करते हैं, ऐसे प्रोटेक्टेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो। फाइटो हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बायो स्टिमुलेंट, वो ऐसे बायो स्टिमुलेंट्स हैं जो फाइटो हार्मोन यानी कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्सीजन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, इनके प्रोडक्शन में हेल्प करें। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास स्पीसीज एंड बैसिलियस स्पीसीज। ठीक है, स्यूडोमोनास स्पीसीज, और P फॉर स्यूडोमोनास, P फॉर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। ठीक है, तो स्यूडोमोनास स्पीसीज एंड बैसिलियस स्पीसीज।
कंपोस्ट बायो फर्टिलाइजर्स, कंपोस्ट आपको ये तो जानते हैं एग्रीकल्चर से यूज़ होता है कंपोस्ट खाद जिसे हम बोलते हैं। यूटिलाइज एनिमल डंग टू एनरिच सॉइल विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल डंग यानी कि जो एनिमल का वेस्ट होता है, हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा एनिमल एक्सक्रीटा होता है, जो उनका हमारा वेस्ट होता है वो जो हम एक्सक्रीट करते हैं, वो बेसिकली क्या करें उसे यूज़ करते हैं इन द सॉइल विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एनरिच द सॉइल फर्टिलिटी। अगर हम बात करें इट्स इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, आपको ये भी कोई बताने की बात है, हम इतने सालों से खाद यूज़ करते आने हैं ये बाग में खेतों में, तो क्या करते हैं प्लांट सॉइल को सॉइल फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है सरफेस एरिया और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है वो इको फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो इको फ्रेंडली है, इसमें नाइट्रोजन होता है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं और वेरियस डिकम्पोजिंग फंजाई होती है। आप लोग इसका मतलब क्या है इनका जो हमारे पास सोल्यूबलाइजिंग बोल रहे हैं, तो कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन कंसिस्ट करता है। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है ना जो इजीली प्लांट में वो यूज़ नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता, वो उसे ऑर्गेनिक बना देते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एंड वेरियस डिकम्पोजिंग फंजाई, और वो डिकम्पोजिशन करते हैं फंजाई की, मतलब कि वेरियस जो फंजाई है जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं उन्हें भी वो क्या करता है अपने साथ रखता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर डेट इज डेड प्लांट, फार्म यार्ड वेस्ट, कैटल वेस्ट एक्सेट्रा। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करे, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करे, जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए, फार्म यार्ड वेस्ट, डेड प्लांट मतलब प्लांट मर चुके हैं वो हो गए, और जो फार्म यार्ड वेस्ट है वो हो गए, और कैटल वेस्ट है वो हो गए। कैटल वेस्ट मतलब जो गायें होती है ना डोमेस्टिक एनिमल्स, उनका जो वेस्ट होता है, जो उनका डंग होता है वो होता है वेस्ट, कैटल वेस्ट। फार्म यार्ड वेस्ट जो खेतों से निकलता है वेस्ट, सारा गीला कचरा सूखा कचरा, उसको हम यूज़ करते हैं फार्म यार्ड वेस्ट में। और डेड प्लांट्स यानी कि जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एजोटोबैक्टर और सेलुलिटिक फंजाई, ठीक है, सेलुलिटिक फंजाई और एजोटोबैक्टर। इसे याद कर लो ना, C फॉर कंपोस्ट, C फॉर सेलुलिटिक फंजाई और ABC, A फॉर एजोटोबैक्टर, B फॉर बायो फर्टिलाइजर और C फॉर सेलुलिटिक फंजाई। लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर सस्पेंशन हैविंग एग्रीकल्चरली यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिक्विड बायो फर्टिलाइजर ऐसे सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन मतलब ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर एग्रीकल्चरली यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स होते हैं, जो कि बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में हेल्प करें, इनसॉल्युबल फॉस्फेट को सोल्यूबलाइज करने में हेल्प करें और उसको प्लांट्स के लिए अवेलेबल कराएं। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स को 15 to 40% कम कर देते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 15 to 40% यूज़ कर कम कर देते हैं। इसकी बहुत शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है इसकी बहुत। मोर टेम्परेचर टॉलरेंट एंड कंटेमिनेशन फ्री, इसकी जो टेम्परेचर टॉलरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये कंटेमिनेशन फ्री होती हैं। ईजी टू प्रोड्यूस एंड अप्लाई, ये जो अप्लाई करते हैं इसे बहुत ईजी होता है और ईजी टू प्रोड्यूस, और इसे प्रोड्यूस करना भी बहुत ईजी है। हेल्प टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक क्रॉप सो एज टू कम्पीट इन द ग्लोबल मार्केट, और ये जो ऑर्गेनिक क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं क्योंकि हमें जो ग्लोबल मार्केट है, जो वर्ल्ड वाइड मार्केट है, उससे भी कम्पीट करने में मदद करता है कि आजकल इसकी ज़रूरत बहुत है। फीचर्स ऑफ दिस माइक्रो इन डिटेल, अगर आप राइजोबियम की बात करें, सिंपल है, कुछ नहीं है। इसे फ्रैंक ने एस्टैब्लिश किया था 1889 में। ये बेसिकली एक बैक्टीरिया के ग्रुप से बिलोंग करते हैं और एक एग्जांपल है ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ये बैक्टीरिया जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ये प्लांट के कॉर्टेक्स पे अपने क्या करते हैं एक रूट नोड्यूल्स बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रूट नोड्यूल्स क्या होता है, वो होते हैं कि ये ना यहाँ पे जमा होते हैं, उसके ये रूट है और ये रूट के सरफेस पे जमा होते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन थ्रेड कोज करते हैं। इन्फेक्शन थ्रेड मतलब एक ऐसा धागा, एक ऐसा छोटा सा पाथवे कि उसके अंदर खोदते हैं और यहाँ तक अंदर तक आ जाते हैं। फिर क्या होता है, वो उसी पाथ से क्या करते हैं बैक्टीरिया को भेजते हैं, अपने ये बैक्टीरिया को भेज रहे हैं और इन बैक्टीरिया के थ्रू यहाँ इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और ये क्या करते हैं ऐसे ग्रो, ऐसे बन जाता है, फूल जाता है, ऐसे फूल जाता है, ठीक है। ये ऐसे थी रूट, धीरे धीरे ऐसे फूलेगी, ऐसे फूलती चली जाती है, ठीक है। क्या होता है इसमें बेसिकली रेजियम रूट फॉर्मेशन होती है, विच द रिड्यूस द मोलिकुलर नाइट्रोजन टू अमोनिया विच इज़ लेटर ऑन यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट टू प्रोड्यूस विटामिन प्रोटीन्स अलॉन्ग विद अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। बेसिकली ऐसा होता है कि जो विटामिन होते हैं ये वो प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिम्बायोसिस विद इन द रूट नोड्यूल्स, ये जो सिम्बायोसिस होती है ये रूट नोड्यूल्स के साथ ही होती है और किसी के साथ नहीं होती।
और ये 40 to 35 ये जो होता है ये एस्टिमेट हुआ है कि इसकी जो ऑब्जर्वेशन है कि जो 40 से लेके 350 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर पर ईयर इज फिक्स्ड बाय डिफरेंट लेज्यूम क्रॉप्स है जो राइजोबियम, उसने 40 से लेके 40 से 350 किलो नाइट्रोजन को क्या किया है वो फिक्स किया है नाइट्रोजन फिक्सेशन से पर हेक्टेयर, मतलब जो पर हेक्टेयर लैंड होता है पर ईयर, एक साल में 1 हेक्टेयर लैंड में 40 से लेकर 350 किलो नाइट्रोजन को क्या किया फिक्स किया है लेज्यूम क्रॉप्स ने, जैसे कि राइजोबियम। व्हाट इज़ क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप एग्जांपल? फॉर एग्जांपल मटर होगी, बीज या वेज जिसे हम वीसिया बोलते हैं, वो भी एक मटर के दाने होते हैं। ऑल फॉर्म नोड्यूल्स विद द राइजोबिया स्पीसीज राइजोबियम लेजुमिनोसेरम, while true clover are all infected by Rhizobium trifoli. The group of legumes infected by the same rhizobia are called cross inoculation group। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ राइजोम्स होती हैं उसे सेम राइजोबिया इन्फेक्ट करता है और इसी को बोलते हैं हम क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप। मतलब कि जब हमें एक ही स्पीसीज या एक ही जीनस के 2 स्पीसीज यूज़ करें और एक ही इनोकुलेशन में यूज़ करें, मतलब जीनस सेम है बट हम 2 अलग अलग स्पीसीज यूज़ कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलेंगे क्रॉस इनोकुलेशन। इनोकुलेशन मतलब मैंने आपको बोला ना सब कुछ नाम में होता है। क्रॉस मतलब जीनस सेम स्पीसीज अलग, इनोकुलेशन मतलब हम उसे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में यूज़ कर रहे हैं और उसका एक ग्रुप है, उसे हम बोलेंगे क्रॉस इनोकुलेशन ग्रुप। ठीक है, एजोटोबैक्टर की अगर हम बात करें, ये एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे काम करे। इट यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर फॉर ऑल नॉन लेजुमिनस प्लांट, ये एक बायोफर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है नॉन लेजुमिनस प्लांट्स में। इसका बेस्ट एग्जांपल है राइस, कॉटन, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है राइस, कॉटन, वेजिटेबल्स। राइस मतलब चावल, कॉटन मतलब ये रुई और वेजिटेबल मतलब सब्जियाँ होती हैं। एजोटोबैक्टर सेल्स आर नॉट फाउंड ऑन द राइजोस्प्लेन। राइजोस्प्लेन मतलब राइजोस प्लेन, मतलब कि अगर स्फीयर की बात करें मतलब उसके आसपास का एरिया, और राइजोस प्लेन मतलब उसका जो ऊपर का सरफेस होता है, जो ज़मीन होती है ना, ज़मीन उसकी अगर हम बात करें ज़मीन की। एजोटोबैक्टर सेल्स आर नॉट फाउंड ऑन द प्लेन, वो कभी भी प्लेन पे ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगे, ज़मीन पे कभी प्रेजेंट नहीं होते, वो गड्ढे में अंदर होते हैं, प्रेजेंट ज़मीन के अंदर होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। बट आर फाउंड अबंडेंट इन द राइजोस्फीयर रीजन, बट वो क्या करते हैं अबंडेंस में फाउंड होते हैं। अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भर के प्रेजेंट होते हैं राइजोस्फीयर में, यानी कि रूट के अंदर अंडरग्राउंड राइजोस्फीयर रीजन में। द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल डिसाइड्स द प्रोपोर्शन ऑफ एजोटोबैक्टर। जो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल में, वो एजोटोबैक्टर क्या करता है प्रोपोर्शन डिसाइड करता है। एज इट नीड्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू सर्वाइव इन द सॉइल। एजोटोबैक्टर जिएगा या मरेगा वो डिपेंड करता है कि सॉइल के अंदर कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट है। अगर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा है सॉइल के अंदर और सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर एजोटोबैक्टर सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि उसको भी तो खाने की चाहिए ना नीड, उसको भी तो खाने की नीड चाहिए। तो अगर सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है तो एजोटोबैक्टर सर्वाइव कर जाएगा, बट अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो फिर वो सर्वाइव नहीं करेगा। नोट, राइजोप्लेन इज द रूट, मैंने आपको बताया ना अभी राइजोस्प्लेन क्या होता है, ये एक ऐसा रूट सरफेस जोन होता है वेयर माइक्रोऑर्गेनिज्म अटैच देमसेल्फ यूजिंग द सरफेस स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजिला फिम्ब्रे। क्या होता है कि राइजोस्प्लेन मतलब ये जो सरफेस होता है ना, जो ज़मीन होती है, वो उसको यूज़ करते हैं। और क्या होते हैं कि ये जो रूट होती है ना, मतलब ये अपने आप कैसे अटैच करते हैं, जो उनकी पूंछ होती है ज़्यादा वो उससे अपने आप को अटैच कर लेते हैं। जो उनकी फिम्ब्रे यानी कि जो स्पाइक्स होते हैं, कांटे होते हैं उनके ऊपर, वो उससे अपने आप को अटैच कर लेते हैं। या फिर सेल सरफेस पॉलीसैकेराइड्स, जो उनकी सेल वॉल होती है ना, उनके पास जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो उसके थ्रू अपने आप को अटैच कर लेते हैं। द बाउंड्री बिटवीन राइजोप्लेन एंड राइजोस्फीयर इज़ वेरी थिन, और जो बाउंड्री होती है ना, ये राइजोस्प्लेन है और इसके नीचे का जो रीजन है अंडरग्राउंड वो राइजोस्फीयर है। तो इसके और इसके बीच में ये कितनी पतली सी लाइन है, ये देखो कितनी पतली लाइन है, इज़ वेरी थिन एंड देयरफॉर दिस हैबिटेट इज लार्जली कंसीडर्ड एज कॉन्टिनम, और तभी इसे पूरे लार्ज हैबिटेट को कॉन्टिनम कहते हैं। तो राइजोस्प्लेन मतलब द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द रूट टुगेदर विद क्लोजली एडहरिंग सॉइल पार्टिकल्स एंड डेब्रिस, मतलब जो रूट्स होते हैं ना, जड़ें होती हैं जो बाहर निकली होती हैं, उस ज़मीन को बोलते हैं। ऊपर की ज़मीन होती है ना, जो जहाँ पे जो रूट जल्दी एब्जॉर्ब करती है सब कुछ, एयर के कॉन्टैक्ट में होती है, जो उसे बोलते हैं राइजोप्लेन। और राइजोस्फीयर एक ऐसा जोन होता है सॉइल का जो सराउंड करता है नीचे प्लांट रूट्स को, मतलब कि अंडरग्राउंड जिसे हम बोलते हैं, ज़मीन में दबा हुआ। वेयर द बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रूट्स, और जब बायोलॉजी और केमिस्ट्री होती है, मतलब कि केमिकल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो केमिस्ट्री होती है,
वो बेसिकली क्या करे, इन्फ्लुएंस करे रूट्स को कि अगर केमिकल्स मतलब ये जो बायोलॉजी यानी कि बायो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे तो केमिकल्स भी इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म कम होंगे तो केमिकल्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे। दिस जोन इज अबाउट 1 मिलीमीटर वाइड। ये जो जोन होता है वो 1 मिलीमीटर ज़्यादा बड़ा होता है, चौड़ा होता है, बट हैज़ नो डिस्टिंक्ट एज, पर इसकी कोई एंडिंग नहीं होती, इसका कोई एज नहीं होता, इसकी कोई साइड्स नहीं होती। एजोटोबैक्टर इज अ हेट्रोट्रोपिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एजोटोबैक्टर जो है वो बेसिकली हेट्रोट्रोपिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया है, फिक्सिंग बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन एल्कलाइन एंड न्यूट्रल सॉइल्स। ठीक है, एजोटोबैक्टर जो है वो एक हेट्रोट्रोपिक है, मतलब कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, और एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये जो फ्री लिविंग है ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, ये फ्री लिविंग या इंडिपेंडेंट है, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि एल्कलाइन है, मतलब कि एल्कलाइन है न्यूट्रल सॉइल, एल्कलाइन है और न्यूट्रल है। एजोटोबैक्टर क्रोकोरम इज़ द मोस्टली कॉमन अकरिंग स्पीसीज इन द अरेबल सॉइल ऑफ इंडिया। ये जो स्पीसीज है ना एजोटोबैक्टर क्रोकोरम क्रोकोकम, ये बेसिकली मोस्टली अकरिंग स्पीसीज है। अकरिंग मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है अरेबल सॉइल ऑफ इंडिया में, मतलब कि जो फर्टाइल सॉइल होता है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एरिएबल सॉइल मतलब कि जो आजकल का कॉमन सॉइल है हमारा, वो उसमें बहुत यूज़ होती है। इसकी नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेबिलिटी तो अच्छी है, लेकिन ये प्लांट ग्रोथ प्रमोशन में भी हेल्प करता है, मतलब कि जैसे कि ऑक्सीजन हो गए, गिबरेलिन्स हो गए, ये इनके प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और विटामिन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। मैनी स्ट्रेन्स ऑफ एजोटोबैक्टर ऑल्सो एग्जिबिट फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज अगेंस्ट सर्टेन स्पीसीज ऑफ फंगस। ये एजोटोबैक्टर के काफ़ी स्ट्रेन्स होते हैं जो फंगिसाइडल होते हैं, यानी कि जो एंटी फंगल होते हैं, जो फंगाई जो ज़्यादा फंगस होती है उसे किल कर देते हैं अगेंस्ट सर्टेन स्पीसीज ऑफ फंगस जो हार्मफुल होती है प्लांट्स के लिए। रिस्पॉन्स ऑफ एजोटोबैक्टर हैज़ बीन सीन इन राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन, पर्ल, मिलेट, वेजिटेबल एक्सेट्रा। ऐसे कुछ रीजन्स हैं जैसे राइस चावल हो गए, मेज हो गई मक्की, कॉटन, शुगर केन, पर्ल, मिलेट, वेजिटेबल एंड सम प्लांटेशन क्रॉप्स जो एजोटोबैक्टर के लिए अच्छा रिस्पॉन्स शो करती है। रिस्पॉन्स मतलब अच्छी ग्रोथ के लिए शो करती है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, यही है सब इसमें बायो फर्टिलाइजर में। उसके बायो फर्टिलाइजर की हमें हिस्ट्री जाननी है और हमें इनके फीचर्स जाननी है कि इनके फीचर्स क्या हैं। ये मैं ये नहीं कहता कि रटने वाला सब्जेक्ट है, बट अगर हमें इसके फीचर्स समझ में आ गए ना, बस फिर तो हमें लिखना कुछ नहीं है, हमें वही सब लिखना है। ये प्लांट्स को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, ये प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये प्लांट्स को रूट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और ये मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बस यही सब है इसके अंदर और कुछ नहीं है। अब यहाँ देखना जो मैं आपको प्लांट्स ये पॉइंट्स बताए उसी में से ही होंगे। एजोटोबैक्टर कंट्रीब्यूट टू द मॉडरेट बेनिफिट, बिल्कुल मॉडरेट बेनिफिट्स के लिए यूज़ होता है। हैवीएस्ट ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, एंड रिक्वायर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन फॉर इट ग्रोथ। और जो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन है फॉर इट ग्रोथ, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ पुअर कॉम्पिटिटिव फॉर न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना सॉइल में, उनकी कंपटीशन के लिए, पुअर कंपटीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पुअर कॉम्पिटिटिव फॉर न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, ठीक है। तो बाकी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनके लिए पुअर कंपटीशन होता है इनके लिए, मतलब ये वो बाकी न्यूट्रिएंट्स कोई हार्म नहीं करते। बेनिफिट क्रॉप्स बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहले ही बता दिया मैंने आपको कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं। रिलीज ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस, ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं। फंगिसाइड है, आगे हम पढ़ चुके हैं हम इससे पहले। एजोटोबैक्टर इज लेस इफेक्टिव इन सॉइल विद पुअर ऑर्गेनिक मैटर, पहली बात कर चुके हैं कि अगर ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो वो लेस इफेक्टिव होगा, यानी कि ज़्यादा अपना काम नहीं कर पाएगा। इट इम्प्रूव सीड जर्मिनेशन एंड प्लांट ग्रोथ, वो सीड जर्मिनेशन यानी कि सीड को क्या करता है, हैच होने में, टूटने में हेल्प करता है। जो सीड जर्मिनेट करता है ना उसे टूटने में हेल्प करता है, और प्लांट ग्रोथ, फर्टिलिटी पर हेल्प करता है प्लांट ग्रोथ की। एसिटोबैक्टर, अब एसिटोबैक्टर पे आते हैं। एसिटोबैक्टर कुछ नहीं है, एक ऐसा एसिटोबैक्टर डायसोट्रोपिकस इज अ न्यूली डिस्कवर्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद शुगर केन क्रॉप। एक ऐसा न्यूली डिस्कवर्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो शुगर केन क्रॉप में पाया जाता है। दिस बैक्टीरियम बिलोंग्स टू द अल्फा ग्रुप ऑफ प्रोटियोबैक्टीरिया। ये अल्फा ग्रुप ऑफ प्रोटियोबैक्टीरिया में हेल्प करता है, पाया जाता है, ठीक है। इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम लीफ, फ्रूट, बर्ड एंड स्टेम सैंपल्स ऑफ शुगर केन। जो शुगर केन है ना गन्ना, उसके जो लीफ हैं, उसके जो पत्ते हैं, उसकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उसकी जो बर्ड्स है, बर्ड्स मतलब जो साइड में लेटरल ग्रोथ आती है ना जिसकी, बर्ड्स मतलब साइड में जड़ें निकल आती हैं। ये पूरा का पूरा एक गन्ना है, तो इसके साइड में से जहाँ से ग्रोथ आती है ना ऐसे, तो ये बड होता है। उसके साइडों में से जब निकल आती है ना ग्रोथ,
मतलब ये अगर मैं मेरे को समझ मैं गन्ना हूँ तो मेरे साइड में से ग्रोथ निकल आएगी, ऐसे ग्रोथ नहीं निकल आती, तो उसे बोलते हैं हम बर्ड। एंड स्टेम सैंपल्स ऑफ शुगर केन, ठीक है। स्टेम सैंपल्स ऑफ शुगर केन की बात करें, स्टेम सैंपल्स ऑफ शुगर केन, जैसे कि स्टेम है शुगर केन की, ऊपर का हिस्सा, उसमें से सैंपल्स लिए गए और इसे आइसोलेट किया गया वहाँ से कि एसिडोबैक्टर वहाँ से मिलता है। एसिडोबैक्टर इज लोकेटेड इन एपोप्लास्टिक फ्लूइड ऑफ शुगर केन स्टेम। ये बेसिकली क्या होता है, एपोप्लास्टिक, एक होता है सिनप्लास्टिक और एक होता है एपोप्लास्टिक। एपोप्लास्टिक मतलब एक ऐसा रीजन ऑफ द प्लांट जो कि बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है और किसी के लिए बाउंड नहीं होता। हमने जैसे कि पढ़ा कि ये बेसिकली क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो कि बेसिकली क्या है, एपोप्लास्टिक है, फ्लूइड ऑफ शुगर केन स्टेम एंड टू सम एक्सटेंट इन जाइलम वेसल्स। ये बेसिकली एपोप्लास्टिक है, ऐसे रीजन ऑफ द प्लांट जो बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, उसके लिए कोई भी एक्सटर्नल एजेंट नहीं चाहिए होता, वो अपने खुद के आयनिक बैलेंस मेंटेन करके एक शुगर केन के वाटर बैलेंस में हेल्प करते हैं। और जाइलम वेसल्स क्या होते हैं, जो लिक्विड को बेसिकली ट्रांसफर करने में हेल्प करती है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, ठीक है। इट इज़ एन एसिड एंड हाईली सॉल्ट टॉलरेंट, वो एसिड को भी टॉलरेट कर सकता है, सॉल्ट को भी टॉलरेट कर सकता है, सैलिनिटी को, एसिडिटी और सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकता है। एंड सुक्रोस लविंग बैक्टीरिया, वो सुक्रोस लविंग है, मतलब कि जो सुक्रोस है वो उसे इजीली एब्जॉर्ब करता है और उसकी पोलैरिटी ज़्यादा अच्छी होती है, विच कैन फिक्स अप टू 200 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, जो कि 200 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर ईयर क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकता है। एजोस्पाइरिलम, जिसकी अगर हम बात करें, एजोस्पाइरिलम क्या है, ये बैक्टीरिया की फैमिली से बिलोंग करता है, सारे के सारे ऑलमोस्ट बैक्टीरिया फैमिली ही है, ये बैक्टीरिया फैमिली से बिलोंग करता है। फिक्सेस कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, ये फिक्सेस ये जो है कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन यानी कि ठीक ठीक रेंज में 20 से 40 किलो पर नाइट्रोजन पर हेक्टेयर क्या अलग करता है, फिक्स कर लेता है इन द राइजोस्फीयर यानी कि अंडरग्राउंड। एंड नॉन लेगुमिनस प्लांट्स सच एज मिलेट्स, ऑयल सीड्स, कॉटन, सीरियल्स एटसेट्रा। मिलेट्स, ऑयल सीड, कॉटन और सीरियल्स में क्या है, ये पाया गया है। वेसिकुलर और बस्कुलर माइक्रोराइजा की अगर हम बात करें, दिस टर्म माइक्रोराइजा वाज टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज मीन्स फंगस रूट्स। हमें पता है माइक्रो मीन्स फंजाई और रूट्स में राइजा मीन्स रूट्स, तो इसका मतलब हो गया कि ये ग्रीन लैंग्वेज का मीनिंग हो गया फंगस रूट। दिस टर्म मीन्स वाज कॉइन्ड बाय फ्रैंक इन 1885। फ्रैंक ने इसे टर्म किया था 1885 में। एज इंडिकेटेड अबव, माइक्रोराइजा की म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है बिटवीन फंगल माइसीलिया एंड प्लांट रूट्स, और ये प्लांट रूट्स भी हाइयर प्लांट्स हैं ना कि छोटे प्लांट्स। स्मॉल प्लांट्स में बहुत कम पाया जाता है, ये हाई प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वैम, वेसिकुलर बस्कुलर माइक्रोराइजा, एक एंडोट्रॉफिक लाइक लिविंग इनसाइड, जो प्लांट के अंदर रहता है, लिविंग इनसाइड माइक्रोराइजा फॉर्म्ड बाय एसेप्टेटेड फाइकोमाइसिटीज फंजाई। एसेप्टेटेड मतलब जिसका सेप्टा नहीं होता, सेप्टा मतलब जिसका डिविजन्स नहीं होती। फाइकोमाइसिट्स फंजाई मतलब कि फाइकोमाइसिट्स जो होते हैं वो एक ना क्लास होती है फंजाई की, जो कि बेसिकली क्या है, एसेप्टेट मतलब जिनका सेप्टा नहीं होता, और फाइकोमाइसिट्स होते हैं ये फंजाई, ठीक है। वैम हेल्प इन न्यूट्रिएंट ट्रांसफर मेनली ऑफ फॉस्फोरस, जिंक एंड सल्फर। एसेप्टेट मतलब कि बेसिकली जो इजीली डिवाइडेड होते हैं, डिवाइड नहीं हो पाते ठीक से। सेप्टा मतलब जो डिवाइड हो जाते हैं, जिनकी ग्रोथ निकल आती है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ नहीं निकलती इनकी, ये बस यूनिट डायरेक्शन होते हैं, एक डायरेक्शन काम करेंगे, ठीक है। वैम हेल्प इन न्यूट्रिएंट ट्रांसफर मेनली ऑफ फॉस्फोरस, जिंक एंड सल्फर। जो वैम होता है वो न्यूट्रिएंट ट्रांसफर में हेल्प करता है, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया। दे ऑल्सो मोबिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कॉपर, ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैंगनीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट रूट्स। दे पोजेस वेसिकल्स, सैक-लाइक स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड arbusculars फॉर फनलिंग them into रूट सिस्टम, ठीक है। इनके बाद मैंने कहा ना आपको कि इनके पास वेसिकल्स होते हैं, वेसिक्यूलर मतलब इनके पास वेसिकल्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए, ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए वेसिकल्स मतलब ऐसे सेल लाइक स्ट्रक्चर जो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, और क्या करते हैं, arbuscules मतलब फनिंग और ऐसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और रूट सिस्टम में क्या करते हैं, उसे फनल कर देते हैं मतलब ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब किया, ट्रांसफ़र किया, एब्जॉर्ब किया, ट्रांसफ़र किया। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, द वैम फॉर्म्स एन एसोसिएशन विद प्लांट रूट्स। जो वैम है जैसे कि वेसिकुलर और बस्कुलर माइकोराइजा ऐसे फंगस है जो प्लांट रूट्स का कॉम्बिनेशन में आ जाती है, एसोसिएशन में आ जाती है। इट पेनिट्रेट्स इन द रूट कॉर्टेक्स एंड स्प्रेड अराउंड द रूट ऑफ द प्लांट। ये
रूट कॉर्टेक्स है उसे पेनिट्रेट कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रूट कॉर्टेक्स को पेनिट्रेट करके स्प्रेड जाती है अलोंग द रूट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। एज द नेम इंडिकेट्स दे पोजेस साइक्लिक स्ट्रक्चर वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा, मतलब इनके पास वेसिकल्स सैक-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनके पास वेसिकल सैक-लाइक मतलब जिनके पास अंदर स्पेस होती है, विच स्टोर्स फॉस्फोरस एज फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, विच स्टोर्स फॉस्फोरस एज फॉस्फोलिपिड्स। ये फॉस्फोरस को फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। द अदर स्ट्रक्चर कॉल्ड अर्बस्कल्स, हमने वेसिकल्स की बात कर दी जो बेसिकली फॉस्फोरस को फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब हम अर्बस्कल्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, दूर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो पास लेके आती हैं वेसिकल्स और रूट्स में, जिसकी वजह से क्या है, ये एब्जॉर्प्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज में हेल्प करते हैं। साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें, हमें पता है साइनोबैक्टीरिया क्या है। साइनोबैक्टीरिया मतलब ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। दे फिक्स नाइट्रोजन बाय ट्रैपिंग सन एनर्जी विच इज कैपेबल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं एंड टर्न देम इनटू द ईजेबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। एजोला ये एक फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न है। फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न मतलब कि ये जो फर्न होता है ना, फर्न टेरिडोफाइट होता है, ये पता नहीं फर्न शायद ब्रायोफाइट्स होते हैं, फर्न ब्रायोफाइट्स होते हैं और ये क्या करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। फ्री फ्लोटिंग वाटर होता है, मतलब फ्री मतलब कि इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के साथ सिम्बायोसिस नहीं शो करते। विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबेनाजोला के साथ क्या करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, मतलब कि फ्री लिविंग भी होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इनकी एक अपनी कम्युनिटी होती है ना, अपनी कम्युनिटी के साथ क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनाते हैं एनाबेनाजोला के साथ। एजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, चावलों को प्रोड्यूस करने के लिए एजोला यूज़ करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बायो बैक्टीरिया, बस थोड़ा सा रह गया, जल्दी करते हैं फटाफट से। फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, they are group of beneficial microorganisms which are capable of solubilizing inorganic phosphate। ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कैपेबल होता है सोल्युबलाइजिंग इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस फ्रॉम इनसोल्युबल कंपाउंड। प्री सोल्युबलाइजेशन एबिलिटी ऑफ राइजोस्फीयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेट एसोसिएटेड विद प्लांट न्यूट्रिएंट ऑफ फॉस्फेट। ये क्या होता है, प्लांट सोल्युबलाइजेशन एबिलिटी होती है इसके अंदर। एबिलिटी मतलब कि प्लांट सोल्युबलाइज जो फॉस्फोरस होता है उसे सोल्युबलाइज करने की एबिलिटी होती है इसके पास, राइजोस्फीयर की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेट एसोसिएटेड विद प्लांट न्यूट्रिएंट ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है कि फॉस्फेट क्या करता है, सोल्युबलाइज कर सकता है प्लांट में ताकि वो उसे एब्जॉर्ब कर सके। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉलोनाइज द रूट्स और राइजोस्फीयर सॉइल and are beneficial to crops and so are referred to as plant growth promoting rhizobacteria। ये ऐसे राइजोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं राइजोबैक्टीरिया जो प्लांट की ग्रोथ और उनकी फॉर्मेशन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जल्दी आते हैं हम अब कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर्स पे। तो बायो कंपोस्ट सबसे पहले कंपोनेंट है इनका, बायो कंपोस्ट इको फ्रेंडली होते हैं एंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम शुगर इंडस्ट्रीज। इट ऑल्सो इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई एंड सम प्लांट्स, ठीक है। ये एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बैक्टीरिया, फंजाई और सम प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करके। ये इनके अंदर बैक्टीरिया भी होता है, फंजाई भी होता है और सम प्लांट्स भी होते हैं। ट्राइकोकार्ड की अगर हम बात करें तो ट्राइकोकार्ड एक साइंटिफिक नेम ट्राइकोगैमिक्लोनिस और ट्राइकोग्रामा से आया है, स्पीसीज से। इसका मतलब है दिस इको फ्रेंडली नॉन पैथोजेनिक प्रोडक्ट इज यूजफुल फॉर मैनी क्रॉप्स एंड प्लांट्स as it plays the role of productive destroyer against the item that are harmful to the crops। मतलब कि this eco-friendly non-pathogenic product is useful for the crops and plants as it plays the role of productive destroyer against the item that are harmful to the plant। मतलब कि ट्राइकोकार्ड एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बेसिकली ऐसे पेस्टिसाइड्स को या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल हैं वो क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं और प्लांट के प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ट्राइकोकार्ड के फुल फॉर्म है ट्राइकोग्रामिक्लोनिस और ट्राइकोग्रामा स्पीसीज हैव बीन यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ लेपिडोप्टेरन पेस्ट फॉर मैनी ईयर्स। जो पेस्ट होते हैं ना उनके कंट्रोल में हेल्प करते हैं। कंसीडर करते हैं ड्रोसोफिला ऑफ द पैरासिटॉइड वर्ल्ड, ठीक है। इन्हें हम ड्रोसोफिला भी कह सकते हैं ऑफ पैरासिटिक वर्ल्ड एज दे हैव बीन यूज्ड फॉर इनोवेटिव रिलीजेज एंड मच अंडरस्टैंडिंग टुडे कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट।
जैसे कि ड्रोसोफिला को हर एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है, इनको भी हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं विद दिस वास्प की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। एजोटोबैक्टर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में और प्रोटेक्ट करता है रूट नोड्यूल्स को और प्लांट रूट्स को फ्रॉम पैथोजेंस इन द सॉइल। फॉस्फोरस क्या होता है, ये सेटल करता है एग्जैक्ट लेवल ऑफ, मतलब नाइट्रोजन से फिक्स होता है ना, नाइट्रोजन लेवल का ग्रुप का ही होता है। हमने केमिस्ट्री के पीरियड टेबल में पढ़ा है ना, नाइट्रोजन पोटेशियम आर्सेनिक बिस्मिथ एंटीमोनी। तो to settle the exact level of need of nitrogen for a plant and to determine the nitrogen level of the soil, phosphorus fertilizers are very helpful। नाइट्रोजन को अगर एब्जॉर्ब करना है तो फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फर्टिलाइजर्स यूजफुल होते हैं इसके लिए, तो फॉस्फोरस इसके लिए बहुत नीडिंग में है। वर्मी कंपोस्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिकली सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और ये मोस्ट इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स है दैट कंटेन विटामिन, सल्फर, हार्मोन्स, ऑर्गेनिक कार्बन एंड एंटीबायोटिक्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, कि ये क्या करते हैं, इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर है जिनके पास विटामिन होते हैं, सल्फर होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एडवांटेजेस क्या हैं बायो फर्टिलाइजर्स के, बहुत ही एडवांटेजेस हैं इसके। तो ये एसोसिएशन में आते हैं, अदर सॉइल माइक्रोब्स के जाते हैं, हेल्प इन न्यूट्रिएंट सप्लाई, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में हेल्प करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं थ्रू सॉल्युबलाइजेशन और इंक्रीज एब्जॉर्प्शन में, स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ थ्रू हार्मोनल और एंटीबायोटिक एक्शन और बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। ये बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करके तो ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स को बढ़ाते हैं। चीप होते हैं, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, सॉइल प्रॉपर्टीज और सस्टेनेबल सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं, लीड टू सॉइल एनरिचमेंट, आर कंपैटिबल विद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, बिल्ड अप सॉइल फर्टिलिटी इन द लॉन्ग टर्म, सॉइल फर्टिलिटी को बिल्ड करते हैं इन द लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत टाइम तक सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज रहती है। दे आर इको फ्रेंडली एंड पोज नो डैमेज टू द एनवायरनमेंट, ये इको फ्रेंडली होते हैं और कोई भी डैमेज कोज नहीं करते एनवायरनमेंट को। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो उसका कोई नो हार्म, डिसएडवांटेजेस तो कुछ है ही नहीं इसके मोस्टली। देखो, इट इज़ यूज्ड प्रोबेबली विद सम कंस्टेंट्स, कुछ कंस्टेंट्स में इनके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट आज की डेट में तो कुछ नहीं है। नो हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर देयर स्पेसिफिक टू द प्लांट्स, स्पेसिफिक होते हैं, एक प्लांट के लिए एक बायो फर्टिलाइजर ही आता है। राइजोबियम स्पीसीज कल्चर डजंट वर्क वेल इन हाई नाइट्रेट टॉलरेंट, मतलब कि स्पेसिफिक होते हैं प्लांट के लिए। आप एक प्लांट का बायो फर्टिलाइजर दूसरे प्लांट पे यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि राइजोब्यूरन स्पीसीज है, कल्चर दूसरे प्लांट के लिए वर्क नहीं करता फॉर हाई नाइट्रेट टॉलरेंट स्ट्रेन ऑफ सोयाबीन। इसमें एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ बायो फर्टिलाइजर हैव बीन रादर लो चीफली बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस क्विक एंड स्पेक्टिकुलर रिस्पॉन्स। बायो फर्टिलाइजर को यूज़ करना बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा धीरे रिजल्ट फॉर्म करते हैं, ये अचानक से रिजल्ट फॉर्म नहीं करते, इनको थोड़ा टाइम लगता है रिजल्ट फॉर्म करने में, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसको स्किल्स आनी चाहिए किसी इंसान को, इसे प्रोडक्शन में और एप्लीकेशन में डिफ़िकल्ट टू स्टोर। ठीक है, इसे स्टोर करना डिफ़िकल्ट है और इसकी प्रोडक्शन और एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा स्किल्स आनी चाहिए। तो अगर किसी को टिप्स पे याद है इसकी स्किल्स, तब जाके वो काम कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। सीड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो 200 ग्राम सीड्स ले लो इनोकुलेंट का, 200 ग्राम इनोकुलेंट ले लो और 200 ml राइस ग्रूअल या फिर गुड़ ले लो, गुड़। सीड्स रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर मिक्सड इन स्लरी, इन दोनों को मिक्स कर दो, इनोकुलेंट को, राइस ग्रूअल या फिर जैगरी को, और उसके अंदर सीड्स डाल दो, सो टू हैव यूनिफॉर्म कोटिंग, ताकि सीड्स के ऊपर अच्छे से उसकी ना चद्दर हो जाए, उसके ऊपर वो ढक जाए। इनोकुलेंट्स ओवर द सीड एंड देन शेड ड्राइड फॉर 30 मिनट्स, और इसे छाँव में सुखा दो, छाँव में सुखाने, धूप में नहीं, छाँव में सुखा दो 30 मिनट के लिए। द ट्रीटेड सीड्स शुड बी यूज्ड विद इन 24 आवर्स, जो ट्रीटेड सीड्स हैं दैट शुड बी यूज्ड विद इन 24 आवर्स। जो हमने सीड्स को ट्रीट किया है, जैसे वो सूख जाए आधे घंटे बाद उसे 24 घंटे में यूज़ कर रहे हो, वरना वो ख़राब हो जाएंगे। 1 पैकेट ऑफ इनोकुलेंट इज सफिशिएंट टू ट्रीट टू 10 kg सीड्स, जो 1 पैकेट ऑफ इनोकुलेंट होता है सफिशिएंट टू ट्रीट 10 kg सीड्स। एक इनोकुलेंट में हम 10 किलो सीड्स को हम इजीली कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर एंड फॉस्फोबैक्टीरिया आर अप्लाइड एज सीड ट्रीटमेंट। और हम राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर और फॉस्फोबैक्टर को क्या कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाती है सेकंड स्टेप की बारी, सीडलिंग रूट डिप। क्या होता है, ये मेथड को हम ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं। ट्रांसप्लांटेड मतलब
जो क्रॉप्स हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं, हम उनके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम नर्सरी से प्लांट खरीदते हैं और अपने घरों में लगा लेते हैं, या फिर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में लगा लेते हैं ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स के लिए, ये उनके लिए यूज़ होता है। जिसमें हमें 5 पैकेट यानी कि 1 किलो इनोकुलेंट लेने। एक पैकेट में 200 ग्राम होता है ना, तो 5 पैकेट ले लो यानी कि 1 किलो इनोकुलेंट ले लो, जिसमें 1 हेक्टेयर लैंड का काम हो जाएगा, और 40 लीटर पानी ले लो। द रूट पोर्शन ऑफ सीडलिंग इज डिप्ड इन द सॉइल सॉल्यूशन फॉर 5-10 मिनट्स। जो रूट पोर्शन है सीडलिंग का, सीडलिंग मतलब जो रूट होता है ना, जो टूटा हुआ रूट होता है, उसमें से सीड भी रूट भी निकल आती है और शूट्स भी निकल आती है। तो जो रूट होता है ना, उसे आप ना उसमें भिगो दो सोल्यूशन में, जो हमने इनोकुलेंट और वाटर का सोल्यूशन बनाया है उसे भिगो दो 5 से 10 मिनट के लिए, और फिर उसे ट्रांसप्लांट कर दो। एजोस्पायरिलम इसके लिए यूज़ होता है रूट डिप, सीडलिंग रूट डिप के लिए, पर्टिकुलरली फॉर राइस। सॉइल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अब हमें उसे सॉइल में ट्रांसफ़र करने, तो क्या करें, 4 किलो का बायो फर्टिलाइज़र लो और उसे 200 किलो कंपोस्ट में मिक्स कर दो ओवरनाइट, रात भर के लिए। दिस मिक्सचर इज इनकॉर्पोरेटेड इन द सॉइल एट द टाइम ऑफ सोइंग और प्लांटिंग। और जब हम उसे रूट में क्या कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो फिर दिस मिक्सचर इज इनकॉर्पोरेटेड इन द सॉइल एट द टाइम ऑफ सोइंग और प्लांटिंग। और ये सब मिक्सचर को हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स को जब हम लगा रहे हो या फिर गाड़ रहे हो। यूज़ ऑफ वैम बायो फर्टिलाइजर्स, द इनोकुलम शुड बी अप्लाइड 2 से 3 सेंटीमीटर बिलो द सॉइल एट द टाइम ऑफ सोइंग। जो इनोकुलम होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ सोइंग। द सीड्स आर सोन एंड कटिंग प्लांटेड जस्ट अबव द वैम इनोकुलम सो दैट, जो इनोकुलम होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर बिलो होता है, मतलब गाड़ना पड़ता है उसे 2 से 3 सेंटीमीटर डाउन द अर्थ। द सीड्स आर सोन और कटिंग प्लांटेड जस्ट अबव द वैम इनोकुलम। जहाँ पे हमने इनोकुलम लगाया है उसके जस्ट ऊपर हमें लगाना है उस प्लांट को, ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब कर सके न्यूट्रिएंट्स को। सो दैट द रूट्स में कम इन कॉन्टैक्ट, जैसे कि उसकी जो जड़ें हैं वो उस कॉन्टैक्ट में आए इनोकुलम की और उसे इन्फेक्शन कॉज करें। बल्क इनोकुलम ऑफ 100 ग्राम, 100 ग्राम का जो इनोकुलम है उसे यूज़ करना है। सफिशिएंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें 100 ग्राम इनोकुलम चाहिए। इसका मतलब है कि 200 ग्राम आता है ना एक पैकेट में, तो एक पैकेट से हमारा 2 मीटर का काम बन जाना चाहिए। सीडलिंग रेस्ड इन द पॉलीथीन बैग्स नीड 5 to 10 ग्राम ऑफ बल्क इनोकुलम फॉर ईच बैग। जो सीडलिंग होता है वो रेस्ड हो जाता है इन द पॉलीथीन बैग, नीड 5 to 10 ग्राम ऑफ बल्क इनोकुलम फॉर ईच बैग। At the time of planting of saplings, VAM inoculum is to be applied at the rate of 20 gram and seedling in each spot। ठीक है, नहीं समझ में आया? At the time of planting of saplings, VAM inoculum is to be applied at the time of 20 kg। जब हम प्लांटिंग कर रहे होते हैं ना, सैपलिंग मतलब कि बेसिकली जो सैपल्स होते हैं, जो प्लांट के रूट्स होती हैं, उनकी जब हम प्लांटिंग कर रहे होते हैं तो जो वैम इनोकुलम होता है वो 20 ग्राम अप्लाई होता है पर सीडलिंग इन ई स्पॉट। एक स्पॉट पे हमें 20 ग्राम अप्लाई करना है एक सीडलिंग के लिए। इन द एग्जिस्टिंग ट्री इनोकुलम ऑफ 200 ग्राम इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ट्री। अगर आपको एक ट्री लगाना है तो फिर 200 ग्राम यानी कि एक पैकेट लगाना है पूरा का पूरा फॉर ईच ट्री। अगर वो पूरा पेड़ है एक, उसे एक पूरे एरिया में फैला दो और उस पर ट्री लगा दो, वो अपने आप एब्जॉर्ब करेगा और बढ़ जाएगा। यूज़ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब साइनोबैक्टीरिया का अगर हम यूज़ करें तो एल्गल कल्चर इज अप्लाइड एज ड्राई फ्लैक्स। ड्राइड फॉर्म में उसे यूज़ करते हैं फ्लैक्स की फॉर्म में, 10 किलो पर हेक्टेयर के फॉर्म में यूज़ करते हैं ओवर द स्टैंडिंग वाटर इन फील्ड राइस। स्टैंडिंग वाटर मतलब जैसे पानी होता है ना, वो ज़्यादा हमें वो मूविंग वाटर नहीं होना चाहिए, वो एक जगह पे स्टिक होना चाहिए, वाटर रुका हुआ होना चाहिए पानी। स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड राइस हम 10 किलो पर हेक्टेयर का क्या करेंगे, एल्गल कल्चर करेंगे। एल्गल कल्चर मतलब एल्गी को लगा देंगे उसके ऊपर। दिस इज डन 2 days आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन इन लोमी सॉइल। एक लोमी सॉइल होता है, सॉइल मतलब लोमी सॉइल होता है, एक जो गीला सॉइल होता है वो 2 days उसके आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग इन, 2 दिन जब हम उसे ट्रांसप्लांट कर देंगे लोमी सॉइल में, एंड 6 days आफ्टर प्लांटिंग आप एल्गी में तब ट्रांसफ़र कर सकते हो जब आपने 2 दिन तक उसे लोमी सॉइल या फिर 6 दिन तक आपने क्लेई सॉइल, मतलब कि जो हल्का मिट्टी जैसा सॉइल होता है ना, हल्का गीली मिट्टी जैसा सॉइल होता है, उसमें रख दो। तो क्या होता है उसमें 6 days आफ्टर प्लांटिंग इन क्लेई सॉइल। ठीक है, द फील्ड इज केप्ट वाटर लॉक्ड फॉर फ्यू डेज इमीडिएटली आफ्टर एल्गल एप्लीकेशन। ठीक है, द फील्ड इज केप्ट वाटर लॉक्ड फॉर फ्यू डेज इमीडिएटली आफ्टर एल्गल एप्लीकेशन। फील्ड के अंदर हमें पानी छोड़ देना है कुछ दिनों के लिए आफ्टर एल्गल एप्लीकेशन। जैसे हमने उसके अंदर एल्गी छोड़ दी, हमें उसमें पानी छोड़ना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एल्गी उसमें इकट्ठे हो सके। द बायो फर्टिलाइजर इज टू बी अप्लाइड फॉर 3 to 4 कंसेक्यूटिव सीजन इन द सेम फील्ड। 3 से 4 मौसमों के लिए यानी कि 1-2 साल के लिए हमें सेम फील्ड के अंदर बायो फर्टिलाइजर अप्लाई करने हैं। फील्ड चेंज नहीं होनी चाहिए, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है लेकिन हो जाएगा। यूज़ ऑफ एजोला,
अगर हम बात करें ग्रीन मैन्योर की, तो एजोला को हम ग्रीन मैन्योर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम एजोला को अप्लाई करेंगे 0.6 से लेकर 1 किलो तक पर मीटर स्क्वायर के एरिया में, जैसे हम 6.25 से 10 टी भी कह सकते हैं पर हेक्टेयर, एंड इनकॉर्पोरेटेड बिफोर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस। ठीक है, इनकॉर्पोरेट कर देंगे हम उसे बिफोर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस, हमें उसे कॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा। और हम उसे क्या करेंगे, हम उसे राइस के ट्रांसप्लांटेशन से पहले क्या करेंगे, उसे अप्लाई करेंगे। ड्यूल क्रॉप, एजोला को हम ड्यूल यानी कि 2 तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर क्या करेंगे, हम उसे अप्लाई करेंगे 1 to 3 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस। जैसे कि हमने राइस को ट्रांसप्लांट कर दिया, उसके 1 से 3 दिन के बाद हम क्या करेंगे, 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एजोला डाल देंगे, एंड अलाउड टू मल्टीप्लाई फॉर 25-30 दिन, और हम उसे 1 महीने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ देंगे। एजोला फ्रॉन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सॉइल एट द टाइम ऑफ फर्स्ट फीडिंग, और फर्स्ट फीडिंग के टाइम पे हमें एजोला फ्रॉन को क्या करना है, यूज़ करना है फॉर द सॉइल डेवलपमेंट एंड द ड्यूल क्रॉप्स के लिए, यानी कि क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। तो आज इस चैप्टर के लिए हम इतना करेंगे। ये चैप्टर हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है बायो फर्टिलाइजर का। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। इस चैनल पे आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे, और जरूरी नहीं है कि वो चैप्टर से रिलेटेड हो। आप जो कंटेंट चाहते हो, आप जो टॉपिक चाहते हो, आप कमेंट कर देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका बहुत पसंद आया तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा देखा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है। आपको बस शेयर करना है, इसे शेयर कर देना अपने सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स पे, ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सके। तब तक के लिए आपको सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नाउ बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।